बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और हमेशा आपको दुआ देती हूँ खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये आपकी अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। और बात करूँगी आप लोगों की, क्या बात करूं, सोचती हूँ क्या मैसेज दूं, लेकिन आज कोई मैसेज नहीं है। ये सोचा आज कोई मैसेज नहीं है, सिर्फ इतना कहूँगी कि रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ भी चीज़ बनाई है वो बेकार नहीं है। उसकी हर नेमत से, हर करामात से, हर तख्लीक से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसने हमें सब कुछ दे दिया है और कहा सीखो, पढ़ो, सब कुछ करो। आपको इल्म सीखने को कह दिया। इल्म हर चीज़ में ऐसा है कि आप सोच है आपकी, आप जितना सीखेंगे आप दंग रह जाएंगे। अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। उसका कोई ना कोई मकसद है, बस समझने की बात है। उसने सबसे इम्पोर्टेंट पता है ये चीज़ दे दी है। आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर मौजूद है, ये नहीं है ना तो आपका कुछ भी किसी काम का नहीं है। आप पागल हैं। फिर हम कहते हैं पागल है, ऐसा कहते हैं क्योंकि हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है ना। तो दिमाग एक ऐसी चीज़ है, वो तख्लीक है जिससे आप अपनी सोचों की हदों से पार निकल जाते हैं। अब पता नहीं क्या क्या बैठे बैठे क्या क्या सोच लेते हैं कि क्या करना है, कैसे होगा, और फिर बहुत क्रिएशन होती है। तो मैं कुछ ऐसे आज माशाल्लाह पर्सन मौजूद हैं, आज बताएंगे कि एक ऐसी चीज़ है हमारे बॉडी में, वो हमें क्या क्या, उससे रेलेवेंट क्या क्या चीज़ें हैं, वो सितारों के इल्म से आती हैं। वो किस इल्म से आती हैं ये तो वही बताएंगे। तो इस वक्त बहुत ही सीनियर पर्सन मौजूद है और मुझे बहुत अच्छा लगा आज। वो हमारे पाकिस्तान के एक शहरी हैं, लेकिन हम हर शहर को अपना समझते हैं, तो वो आउट ऑफ सिटी से आए हैं। तो इस वक्त सादिक मलिक साहब मौजूद हैं। ही इज़ अ पामिस्ट और ही इज़ अ बेस्ट एंकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है? ये बात सच है कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ का कोई मकसद है? बग़ैर मकसद के कुदरत ने कुछ पैदा ही नहीं किया, क्या बात, और सब कुछ इंसान के लिए बनाया। अल्लाह, ज़बरदस्त बात कहते। बल्कि मैं आपको सभी बताता चलूँ कि जब मैंने पढ़ा कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और फिर उसके बाद डार्विन की थ्योरी कि इस तरह से बनता 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 बंदर तक पहुंचा, और बंदर के बाद फिर बंदा बना। ये मेरी बात समझ से बाहर थी। मेरा अपना ज़ाती तौर पर ख्याल था कि इस तरह से मुमकिन नहीं। 7 साल तक मैंने बंदर पर एक्सपेरिमेंट किए। ओके। अच्छा, मेरे लिए परेशान कुन बात थी सभी कि बंदर के हाथ पर है ब्रेन लाइन, हार्ट लाइन, लक लाइन, सन लाइन, तमाम तर वो चीज़ें मौजूद थीं जो हमारे हाथों में, जो इंसानों के हाथों पर मौजूद होती हैं। ओके। अच्छा, बंदर सोच भी सकता है, प्लान भी कर सकता है, हर चीज़, लेकिन मेरी समझ से बाहर था कि वो कौन सी चीज़ है जो इसके और मेरे दरमियान बुनियादी तौर पर फ़र्क से है। ओके। अचानक एक दिन मुझे 7 साल के बाद ख्याल आया कि इंसान के हाथ पर अंगूठा, अच्छा, बुनियादी तौर पर पूरी कायनात में किसी भी जानदार के हाथ पर नहीं। और बंदर की मैंने वो जोग्राफिकल चैनल से जो पिक्चर्स बारहा मर्तबा देखी, उठाकर फिर दोबारा से देखी, तो बंदर चीज़ों को इस तरह से पकड़ता है। ओके। उसकी गिरफ्त इस तरह से नहीं, ये जिस तरह से उंगलियां अंगूठा फेस कर रहा है, और इस फेस करने पर, ओके, ये जब यूं करके फेस करता है तो गिरफ्त की बुनियाद बनती है, हर चीज पकड़ने की कुव्वत बनती है, और इस गिरफ्त की बुनियाद पर पूरी कायनात तख्लीक हो रही है। अल्लाह। इसका मतलब है कि बंदर सोच सकता है, समझता है, उसका हाथ देखने के बाद ये पता चल सकता है और आसानी से पता चलाया जा सकता है कि ये किसी मदारी का बंदर है, चिड़ियाघर का है या जंगल का। जंगल के बंदर के हाथ पर सनलाइन नहीं होती। इंसान और बंदर के दरमियान में बुनियादी फर्क गिरफ्त का है कि वो सोच तो सकता है, बना नहीं सकता। और इंसान बुनियादी तौर पर अशरफुल मखलूक़ात इसलिए है कि ये बनाने की हिम्मत रखता है, इसके अंदर बनाने की क्वालिटी मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर ये अशरफुल मखलूक़ात ठहरा और
फिर उसके बाद जब बंदर और इंसान के हाथों के दरमियान बुनियादी फर्क जो है, इसके उभार, उंगलियां, और वो यूं करके चीज़ों को पकड़ता है, और दूसरे जानदारों के दरमियान में चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से देखा, तो पता चला कि कायनात में सिर्फ और सिर्फ इंसान ही जीरू है, बाकी सारे के सारे जानदार। क्या बात है। अच्छा, ये मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगी, आप हर मज़हब का, हर जगह का इल्म ज़रूर हासिल करें, ताकि आपको मालूम हो सके कि हमारा मज़हब में और उनके मज़हब में क्या फ़र्क है। इल्म लेना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। साइंस भी इसी तरह है, आप साइंस में या अपनी तख्लीक में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको सीख सकते हैं, और सीखने का कोई वो नहीं है कि आप कुछ लोग एकदम डरा देते हैं ना कि प्लीज़ ये मत सीखें, तुम्हें क्या ज़रूरत है उनकी किताबें पढ़ने की। नहीं, नॉलेज के लिए ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको मालूम हो कि आपका मज़हब, आपका इल्म, आपकी जो क्रिएशन है वो कितनी अच्छी है। तो उसमें क्या होता है, आपका ईमान पुख्ता होता है। मैं इस बात को समझती हूँ। देखिए, अल्लाह पाक ने हमारी पलकें बनाई, इसका कोई रीज़न होगा। हमारे नाक में एक नोस्ट्रल है ना, वो हम लोग थोड़ी थोड़ी, जिससे हमें वो हल्के से बाल होते हैं नोज़ में, वो हमारी डस्ट को रोकने के लिए होते हैं। देखो, खुदा ने हर चीज़ पता नहीं ऐसे कान में बनाए हैं, एयर ड्रम है, हमारे पर्दा है, उसका कोई रीज़न है, आईब्रो का कोई रीज़न है। मैं कहती हूँ खुदा ने हमारे यहाँ के, हमारे चेहरे पे हल्के हल्के जो बाल है ना, वो भी जो है रुआ, वो उसका भी सपोर्ट है। तो हम उसकी, तो कहते हैं ना, फबी अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम खुदा की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अच्छा, आप देखते हैं हाथ, मैं हाथों को ऐसे ऐसे कर रही हूँ, तो आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं। देखिए कितना शौक होता है बंदे अच्छा, सभी इस तरह से है कि मेरे हाथों पे बहुत कलर लगे। फन-ए-दशनासी जी जी, बुनियादी तौर पर एक इंतहाई सकील, मुश्किल और तमाम अलूम व फ़नून से हट कर है। ओके। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग ये समझते हैं कि फ़न-ए-दशनासी, जिस तरह से अभी आपने फरमाया कि सितारों का इल्म, इसका ताल्लुक सितारों के इल्म से नहीं, ये बाकायदा एक इंडिपेंडेंट नॉलेज है। ओके। फ़न-ए-दशनासी जो है, ये हाथ की लकीरों का इल्म है। इसको पढ़ने का तरीक़ेकार बहुत इंतहाई गैर मामूली और मुश्किल तरीन अमर है। मिसाल के तौर पर लकीरें इसी तरह से है जिस तरह से एक ज़माने में शॉर्ट हैंड लिखी जाती थी, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया जाता था। अच्छा। ये बुनियादी तौर पर शॉर्ट हैंड की सूरत में लिखी गई चेंज में होती रहती है। इसमें तकरीबन 19-20 का फ़र्क पड़ता है, यानी कि तब्दीली होती रहती है हाथों में। दो तरह की तब्दीली है, एक तकदीर मुक़य्यद है और एक तकदीर मुअल्लक है। तकदीर मुअल्लक के हवाले से इंसान लकीरों के ताबे है नहीं, लकीरें इंसान के ताबे। अल्लाह अकबर। इसका मतलब है कि 20% ऊपर नफा, 20% नीचे लॉस। बेहतर मनसूबाबंदी से लकीरों में फ़र्क आ जाता है। और एक बात याद रहे कि फितरत नहीं बदलती, जबकि उसके मुकाबले में एक बड़ी बहस थी कि अगर फितरत बदलती ही नहीं तो फिर ये ज़ाती जद्दोजहद का सिलसिला वाय। सही है। बाद अज़ तहकीक में इस नतीजे पर पहुंचा कि ज़ाती जद्दोजहद के नतीजे में इंसान की समझ में इजाफा होता है, फितरत नहीं बदलती। बिल्कुल ठीक है। क्रिमिनल बाद अज़ तालीम व तरबियत क्राइम किलर बन जाता है। इसका मतलब है कि क्रिमिनल तो क्रिमिनल पैदा हुआ, क्रिमिनल ही रहेगा, लेकिन बाद तालीम और तरबियत वो क्राइम किलर बन जाता बस है। ये तो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मुझे बताएं, क्या मैं बता सकती हूँ अपना थोड़ा? इस तरह से नहीं। अच्छा। इसके बाकायदा हैंड प्रिंट लिए जाते हैं। अच्छा, ये तरीका कार लेने के बाद हाथ 3 तहों पर मुश्तमिल है। ओके। एक तो इसकी ऊपर वाली जेल, फिर उसके बाद बड़ी लकीरें, और बड़ी लकीरों के बाद बिल्कुल रेशमीन बारीक लकीरें होती हैं जिनकी तोड़ फोड़ के अमल से पेवंदकारी होती है, और लकीरों के बदलने का अमल जो है उसका पता चलता है, और उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मुस्तकबिल में किस इंसान के अंदर कौन सी वो क्वालिटी है जिसके बदलने के इम्कानात इतने फीसद हैं। उन 3 बारीक रेशमीन लकीरों से ही बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
अच्छा, यानी कि पहले आपको कोई अपना हैंड प्रिंट देगा, उसको डिटेल में वो आप देखोगे फिर। बाकायदा उस पर सर्च वर्क किया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, मैं लैपटॉप नजूमियों की बात नहीं करता। अच्छा। अच्छा, आपने सितारों के इल्म की बात की तो मैं उन्हें कहता हूँ लैपटॉप नजूमी। लैपटॉप नजूमी क्यों कहता हूँ? फने दशनासी के बाद जब हम इल्म नजूम की बात करते हैं तो उसमें एस्ट्रोलॉजिस्ट आ जाता है और एस्ट्रोनॉमिस्ट आता है। एस्ट्रोनॉमिस्ट जो है ये बुनियादी तौर पर एक जिंदा हकीकत है और एस्ट्रोलॉजी जो है ये हवा में है। अच्छा। मिसाल के तौर पर एक साथ घड़ी में, मैं पिछले दिनों इंडिया गया, एक से ज्यादा मरतबा इंडिया लेक्चर के लिए जा चुका हूं। मैंने ज्ञानी से कहा, 7 घड़ी में गवर्नर पैदा हुआ, प्राइम मिनिस्टर पैदा हुआ, प्रेसिडेंट पैदा हुआ, सभी पैदा हुए 7 घड़ी में। आप अहम लोग हैं ना? अच्छा, अगर आप अपने घर में साबी, अच्छा। गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पैदा करना चाहते हैं तो मेडिकल इतना तरक्की कर चुका, इतना फैसिलिटेट बंदे को कर दिया कि अगर आपके घर में आप जानते हैं कि 7 घड़ी जो है अगले 8-10 महीने 9 महीने के बाद आ रही है, तो इसका मतलब है कि घर में मिलने मिलाने वालों, पोते पोती, नवासे नवासियों के यहाँ जहाँ कोई प्रेगनेंसी हो सकती है, तो आप 7 महीने से लेकर 9 महीने के दरमियान बाकायदगी से डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के हवाले से डिलीवरी करवा लें और अपने घर में प्राइम मिनिस्टर पैदा कर लें। बस 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 मैं इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ कि मैं इसका मतलब कहीं है पर भी कि ये सारी की सारी एस्ट्रोलॉजिस्ट की बातें जो है हवा में है। अच्छा। मैं कहता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ मेरे से ले लें और ये बताएं कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ या बंदे का बच्चा बस सर, पैदा बस हुआ। बस बस बस। अच्छा, आपसे रहेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम। आपने जब भी कराची आना है, आपने मेरे शो में आना है, मुस्कुराती सुबह विद सभी में। और सादिक मलिक साहब, मुझे आपके साथ इतना, क्योंकि इन्होंने एक और चैनल पे भी जाना है और इनका भी वहाँ पर प्रोग्राम है, तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज। बहुत अच्छा लगा इनको और मुझे भी इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी नाज़रीन, इधर लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और नाज़रीन, हमारे मुल्क में बहुत सारे ब्रांड्स हैं और इट्स मीन कि हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग यूज़ करने वाले लोग हैं। तो यूज़र जो होते हैं उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, लेकिन हमें आज तक समटाइम ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हम जो चीज़ खा रहे हैं, जो ले रहे हैं, वो सही है या 2 नंबर है, ख़राब है और हमें मिल रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके ऊपर लीड कर रहे होते हैं हमें कि भाई ये सही है कि गलत। अगर वो लोग ना हो तो बाखुदा सब लोग 2 नंबरी चीज़ें बनाना लाइन से शुरू कर दें और बढ़ते जाएं। लेकिन उनको थोड़ा सा डर होता है कि कोई ना कोई है जो हमें जो है इंस्ट्रक्शन दे सकता है या हमें पॉइंट आउट कर सकता है। तो ये बातें बड़ी खुशाइन बात है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त जिन्होंने ये बुनियाद रखी हमें अवेयरनेस देने की और ब्रांड को राइट होने की, क्योंकि ब्रांड को जब एक मोटिवेशनल मैसेज मिलते हैं ना, जब उनको पता है कि कोई उनको देख रहा है, लुक आफ्टर कर रहा है, पॉइंटेड कर रहा है, तो वो ज़रा सा कहते हैं सेव रहूँ भाई, ये ना हो कि मैं कोई आ जाए और मुझे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करे। क्योंकि ये पुलिस का काम नहीं है, ये उस पर्सन का काम है जिसने पहला कदम रखा और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उनका एक ब्रांड है। आपने देखा होगा कंज्यूमर चॉइस अवार्ड होते हैं हमारे मुल्क में अप्रिशिएट करने के लिए, ताकि ब्रांड अच्छा काम करें और हम सब कंज्यूमर हैं। तो कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन कोकब इकबाल साहब, बहुत सीनियर है इसीलिए मैं गलत बोल जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इट्स ऑनर टू मी आप यहाँ पर मौजूद हैं। और आज मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह के प्लेटफॉर्म से आज हमने आपको बुलवाया। आप इनके इतने सारे काम हैं, इतने सारे काम लुक आफ्टर करते हैं, मैं तो कहूँगी अब कोकब इकबाल साहब बोलें और हम सुने। बहुत शुक्रिया सभी आपका। एक तो सबसे पहले कि आपने प्रोग्राम शुरू किया मुस्कुराती सुबह, जो हम जी। मुस्कुरा के सुबह ही सुबह देख रहे होते हैं और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा माशाल्लाह। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप ये चला रही हैं और जिसको तमाम पूरे मुल्क के में देखा जा रहा है और हमारे भी तमाम सार्फिन जो है उसको देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं।
कि रोज़ाना आप एक नया सब्जेक्ट लेके आती हैं। आज जैसे आपने मुझे बुलाया तो जाहिर है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे मैं आपको बताता चलूँ कि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद कैसे रखी गई और उसके मकासद क्या थे और उसको इसके लिए कितनी अनथक मेहनत की कि हम आज इस मुकाम पे पहुँचे। तो ये एक 2000 पहले का वाक़या है कि मैं 2-3 साल पहले वहाँ पे तकरीबन 1995 में मैं मलेशिया गया और वो 15 मार्च का वर्ल्ड कंज्यूमर डे था और वर्ल्ड कंज्यूमर डे के ऊपर जो है वो वहाँ पे एक लोग वहाँ पे एक रोड के ऊपर प्ले कार्ड्स लेके खड़े हुए थे। तो मैंने कहा ये यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं, क्या प्रोटेस्ट हो रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं आज प्रोटेस्ट नहीं है, आज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है। मैंने कहा अच्छा, इसके बारे में मालूमात की तो मालूम चला है कि वहाँ पे कंज्यूमर इंटरनेशनल का एक दफ्तर मलेशिया में मौजूद है और वहाँ पे दूसरे दिन मैंने उनसे टाइम लेके वहाँ गया, विज़िट किया और देखा कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है कंज्यूमर के लिए और हम कंज्यूमर है क्या। तो जाहिर है कि कंज्यूमर, वी ऑल कंज्यूमर्स, हम सब सारिफ हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ये ग्रुप कहलाया जाता है बकौल जॉन कैनेडी के कि ये दुनिया का वो ताकतवर और बड़ा पॉपुलर ग्रुप है जिसको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। और इसके लिए कंज्यूमर इंटरनेशनल है जो कि काम कर रही है पूरी दुनिया में। उसके तहत कंज्यूमर्स एसोसिएशन होती हैं हर कंट्री की, जिसको जैसे कि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ कनाडा है, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश है, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ चाइना है, इसी तरह कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ वहाँ पे मलेशिया भी है। तो कंज्यूमर इंटरनेशनल के दफातर से बड़ी मालूमात हासिल हुई और उसके बाद मैंने यहाँ पे सोचा कि पाकिस्तान में भी लातादाद NGOs काम कर रही हैं, कोई बेवाओं, यतीमों, मिस्किनों, स्कूलों के लिए और अपने अपने सेक्टर में, मगर कंज्यूमर के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जब पूरी स्टडी की और काफ़ी रिसर्च करने के बाद फिर हमने अपने काम का आगाज़ किया। तो यकीनन एक बड़ा तकलीफ़दा मरहला था कि हमारे साथ उस वक्त 20 लोग भी शामिल नहीं हो रहे थे क्योंकि वो माफिया से कहते थे, डरते थे कि भाई हर जगह माफिया है, आप किस किस से टक्कर लेंगे। और वो ज़माना ऐसा था कि सड़क पे जो है वो बोरी में बंद लाशें भी मिलती थी। तो लोगों ने, बहुत सारे हमारे जो करीबी दोस्त थे, बड़े पॉपुलर, बड़े नामी ग्रामी, उन्होंने मना किया कि नहीं कौकब मैं आपके साथ इसमें काम नहीं कर सकता। मगर अल्लाह मियाँ से क्योंकि हमने वादा किया और कहा कि नहीं अल्लाह हमारी मदद फरमाइए और हमें इस काम में आगे बढ़ाइए ताकि सार्फिन के लिए हम कुछ काम कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें जारी रहीं और पहले पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह UN की गाइडलाइन को जो 1984 में दी गई थी उसको हमने फॉलो किया और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को, सूबाई हुकूमतों को कहा कि यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइन के मुताबिक आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है हर सूबे में नाफिज करना है। उसके लिए काम शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम फिर बनी और उस टीम में मुझे फ़ख्र है कि प्रोफेसर डॉक्टर वहाब जैसी शख्सियत जो कि अब हम में नहीं है मगर हमेशा वो हमारे दिलों में रहेंगे, वो एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन बने और तकरीबन 32 अरकान्स पर मुश्तमिल हमारी एडवाइजरी काउंसिल। फिर उसके बाद जो है वो हमारी एसोसिएशन के तमाम लोग, फिर हमने कराची में उसका ऑफिस रखा और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे पाकिस्तान में हमारे दफातर कायम हैं। सर आपके लिए कॉलर भी, आपके लिए कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए ताकि आपको आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, इफ्तिखार फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, इफ्तिखार साहब क्या पूछना है आपने? माशाल्लाह से बहुत अच्छा टॉपिक है कंज्यूमर के हवाले से। जी जी। अच्छा मुझे ये बताइए, जिस तरह के हम बहुत सारे लोग हैं, बड़े स्टोर्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अमाउंट खुद लिखते हैं, जो जैसे सिंध की हुकूमत कहती है रेट लिस्ट दिए हैं और वो लोग अपनी मर्जी के अमाउंटें लिखते हैं, उसके ऊपर क्या कोई हम क्लेम कर सकते हैं या उनसे उनकी शिकायत कर सकते हैं? इस तरह की चीज़ को जरा ब्रीफ करें। चलें, बहुत शुक्रिया आपने। सर बड़ा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने और ये कंज्यूमर से रिलेटेड है। यानी यकीनन आपको अपने राइट के बारे में मालूम होगा जब भी आपने एक ऐसा सवाल किया। देखिए, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जैसे मैं बता रहा था कि पूरे 4 सूबों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है। इस कवानीन के तहत जो है
जो भी प्रोडक्ट बनाएगा, यानी जो भी अपनी अशिया बनाएगा वो डब्बे में पैक करेगा, उसके साथ साथ उसको जो है ये डेट ऑफ एक्सपायरी और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ कीमत वाज़ा लिखनी होगी। और कीमत लिखने के बाद अगर वो चाहे कभी कि वो चेंज कर सके और टिकर लगा के उसको चेंज कर सके, ऐसा नहीं हो सकता, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको कोई शिकायत है तो कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के नंबरों पर रब्ता कायम करें। और उसके साथ साथ जो है और यहाँ पे कमिश्नर कराची का दफ्तर मौजूद है, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान के दफातर मौजूद हैं, और पूरे पाकिस्तान में भी जहाँ पे भी कंज्यूमर्स के अफसरान हैं, यानी उनको यानी सिंध फूड अथॉरिटी ये भी काम कर रही है, पंजाब फूड अथॉरिटी भी अगर हेल्थ से रिलेटेड है। और अभी मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हिदायत पे ये एक नया वाज़ा कानून किया है कि वहाँ से इंपोर्ट होने वाले जो भी चीज़ें ग़िज़ाई अशियाँ हैं उसके ऊपर उर्दू में भी मालूमात दर्ज होंगी। तो ये बड़े खुश आइंदा बात है जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने उसको बाकायदा तमाम इम्पोर्टर्स को ये कहा कि आपकी ग़िज़ाई अशिया जब भी इम्पोर्ट हो सकेंगी, जब भी पोर्ट से क्लियर हो सकेंगी, जब आपके तमाम डब्बों पे ये एक्सपायरी डेट, कीमत, रिटेल कीमत भी दर्ज होगी। तो ये बड़ी बात है कि हमारी आवाज़ अब ऐवान बाला में और हुकूमत पाकिस्तान खुसूसी तौर पे इमरान खान साहब तक हमारी बात पहुंची हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके अहकामात की रोशनी में ये इक़दाम किए गए। ज़बरदस्त। अच्छा नाज़रीन, आपने इस वक्त हमारे दरमियान कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन मौजूद हैं और हम लोग सब कंज्यूमर हैं। आपने कोई भी क्वेश्चन करना हो तो बज़ाते ख़ुद कोकब इकबाल साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे सवालात का जवाब भी दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, हमें अवेयरनेस के लिए, क्योंकि मॉर्निंग शो में हमारी कोशिश होती है कि हम लोग आपको अवेयरनेस दें, हर तरह के सेगमेंट्स लेकर आएँ, तो हमें बहुत ज़रूरी समझा कि हम ब्रांड की अवेयरनेस यहाँ पर दें। अच्छा सर, आपने जिस तरह ये खाने पीने के प्रोडक्ट वगैरह है और अक्सर आप छापे भी मारते हुए मुझे नजर आए हैं आपके साथ जाना पड़ेगा मुझे, और ये बहुत अच्छी बात है कि सामने वाले को थोड़ा डर होना चाहिए। अच्छा, एक कॉलर और है, एक और कॉलर है। आपने सही बात कही कि यहाँ पे जो था बेलगाम थे, सारा कवानीन नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कवानीन है, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं हमारे पास 21। सर ये आपके कॉलर हैं, आप इसको देखें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो सभी कैसी? याहिया बात कर रहा हूँ। हाँ याहिया, कैसे हो? मैं सोच रही थी याहिया की कॉल नहीं आई अभी तक। हाँ याहिया, कैसे हैं आप? ठीक है। देखिए, पहले तो मैं सलाम करना चाहूंगा हमारे कंज्यूमर राइट्स के बैठने के लिए, तो एक तो इनको सलाम। दूसरी बात है कि सभी बात ये है कि आप जब प्रोग्राम आपका माशाल्लाह इतना यूं होता है कि तारीफ के लिए भी कोई ना कोई आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होनी चाहिए, क्योंकि आप इशूज पे बात करती है। मेट्रो कराची इशूज की बात करता है, कंज्यूमर के इशूज पे बात करता है, तो डेफिनेटली यू हैव गॉट द प्लेटफॉर्म। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने जब आपको प्लेटफॉर्म दिया तो बोले, जब तक आप बोलेंगे लोगों को नहीं पता चलेगा। मैं बैठे में शौकत साहब इनसे मैं सवाल ये करना चाहूंगा, देखिए हमारे कंज्यूमर राइट की अवेयरनेस नहीं है लोगों को। एक आदमी वारंटी दे रहा है आपको, और वारंटी की आप उसको पता ही नहीं उसकी वारंटी में क्या लिखा हुआ है, तो वो पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल कंपनियां भी काम कर रही है ना, वो भी चीट कर रही है पाकिस्तान को। मैं आपको बताऊं, गाड़ियों की मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। मैं समझते मेरा सवाल है, मेरा गाड़ियों का बिजनेस है सर। बात यह कि गाड़ी जब आपको देते हैं, वारंटी देते हैं, उसके अंदर इतनी सब स्टैंडर्ड चीजें लगा के रखते हैं और उनको कंप्लेन को एंटरटेन नहीं कर रहे होते। हम जब उनसे कहते हैं कि भाई ये गाड़ी आपने बना के दी है, इसमें इतने फ्लॉज हैं, लेकिन वो उसको एंटरटेन नहीं करते और वो गाड़ियां महंगी तरीन करते जाते हैं और बेचते जाते हैं। अब मेरा सवाल ये जी सवाल क्या ये है आपसे कि देखें, हम एक तो ये प्राइस कंट्रोलिंग वाले जो मखलूक है वो कहाँ पाई जाती है? जो प्राइस कंट्रोल है, इतने बड़ा इदारा है, इसके अंदर लोग हैं, वो कहीं मुझे नजर नहीं आते। पहले तो वेट एंड मेजरमेंट भी आते थे, वो देखते थे, आज वो वेट एंड मेजरमेंट वाले भी नहीं आ रहे। तो जो अवेयरनेस टू द पीपल है और चीज को खरीदते हैं, जो वारंटीज होती है, उसको वाज़ेह तौर पर किस तरह यानी हमें देखना चाहिए और हम तो क्लेम कर सकते हैं वारंटीज को। दिस इज माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया याहिया, ये हमारे बड़े अच्छे माशाल्लाह आपने सवाल किया और यकीनन आपको भी बहुत मालूमात हैं अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में। जो आपने एक तो वारंटी गारंटी के बारे में सवाल किया, तो हमारे सार्फिन को मैं बताता चलूं कि दो चीज़ें हो रही हैं मार्केट के अंदर, जो कि बड़े मतलब एक हर एक आदमी से पूछा जाता है कि जी जब भी कोई चीज़ आप खरीदते हैं, खुसूसी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो वो कहते हैं कि या मोबाइल खरीद रहे होते हैं कि जी आपको वारंटी कार्ड चाहिए या गारंटी कार्ड चाहिए तो आपको इतने पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, अगर आपको वारंटी गारंटी नहीं चाहिए तो इतने पैसे
लेस देने पड़ेंगे यानी कम देने पड़ेंगे। तो ये सारिफ के ऊपर डिपेंड करता है, मगर ऐसा नहीं है। तमाम पूरे ममालिक में, पूरी दुनिया में गारंटी वारंटी के साथ जो चीज़ें बेची जाती हैं उसका होना ज़रूरी होता है, और अगर वो चीज़ नहीं है तो इसका मतलब या तो वो जाली है और या फिर वो उसका। और दूसरी बात ये कि अगर वो आपकी गारंटी वारंटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो इस वक्त 29 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सिंध के अंदर कंज्यूमर कोर्ट्स कायम हो चुकी हैं। पंजाब में जो है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में है, और वहाँ पे तकरीबन 20,000 से ज़्यादा केसेस का फैसला सार्फिन के हक में हो चुका है। वहाँ पे अब किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी जो है एक्सपायरी कोई चीज़ जो है वो बेच सके। तो और दूसरी बात आपने कार मैन्युफैक्चरर्स की जो कि यकीनन यानी पाकिस्तान में लूट खसूट का वो आलम उन्होंने बर्पा किया कि अगर वो गाड़ी तकरीबन 9 लाख की थी या 7 लाख की गाड़ी को 17 लाख में बेचा, यानी उनको प्रॉफिट। और इससे पहले की बात भी बताता चलूं, जिसको कंज्यूमर एसोसिएशन ने हाईलाइट किया कि वो 6 महीने पहले और 1 साल पहले वो गाड़ी की कीमत पूरी ले लेते थे, और उसके बाद वो गाड़ी आपका नंबर पे आता था 6 महीने के बाद, और 6 महीने तक उसकी इन्वेस्टमेंट से वो फायदा उठाते थे। हमने उसको बंद करवाया, उनसे कहा कि नहीं, आप 25% पेमेंट लेंगे पहले, और उसके बाद जो है ये तो ऐसा कारोबार हो गया कि 6 महीने पहले आपको पूरी 100% पेमेंट ले रहे थे आपसे। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक्शन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अब जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कोई आपसे 100% पेमेंट जो है पहले नहीं ले सकता बुकिंग के वक्त, और उसके बाद जो वो डिलीवरी करेगा और उसको बताएगा किस तरह आपको देनी है। तो ये मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर एसोसिएशन की जो हमारी टीम है हर सेक्टर में काम कर रही है, चाहे वो IT सेक्टर हो, चाहे ये ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो फूड का सेक्टर हो। कंज्यूमर है ना सर, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कंज्यूमर ये है। बड़ी बात है सभी। ये तो कंज्यूमर है ना, तो हर कंज्यूमर तो हर चीज ही जो डिफरेंट जी, जो भी ब्रांड है चीज यूज जो भी चाहे किसी ने चाय फरोख्त कर रहा है, चाहे वो अपना मिल्क, आपने देखा कि कितना सुप्रीम कोर्ट ने जो है मिल्क के ऊपर एक्शन लिया। सर मिल्क पे सवाल करूंगी, लेकिन एक कॉलर है, देखिए आपके लिए कॉल्स कितनी आ रही जी, है। हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। रुखसाना जैदी। जी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी। क्या पूछ रहे हैं आपने रुखसाना? हाँ, एक तो ये कि माशाल्लाह से आप लोग जो है आपकी बल्कि पूरी टीम बहुत अच्छा करती है कि वो चीजें वो लोग उन लोगों को लेकर आते हैं जो कि मतलब जरूरत है, क्योंकि आजकल अच्छा। कंज्यूमर राइट्स की क्या क्या है, कौन से, ये सब मालूम करने की हम लोग को जरूरत है, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर है और महंगाई धड़ाधड़ बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए। और जैसे एक आध चीज मुझे ये पूछनी है कि जैसे हम लोग डबल रोटी खरीदने जाते हैं, उस रैपर पे कुछ नहीं लिखा होता कि उसकी कीमत क्या है और इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसी तरीके से पाते हैं और रस वगैरह इन चीजों से नहीं होता। इसके अलावा जैसे चावल होते हैं, चावल हर दुकानदार के पास मुख्तलिफ होते हैं और वो अपनी मर्जी के रेट लगाए हुए होते हैं कि 100 का है, 100 200 का है या कितने का है। तो ये राइस वगैरह को हम लोग किस तरीके से चेक करें कि हम लोगों को सही रेट पे मिल रहे हैं कि नहीं, और अगर पता चल रहा है कि हम लोगों को सही रेट पे नहीं मिल रही चीज, तो उसके लिए हम लोग क्या करें? बहुत शुक्रिया रुखसाना जैदी। अच्छा, एक तो ये भी है कि उन्होंने कहा छोटी चीज़ें, जाहिर सी बात अपनी मर्जी से, किसी ने कहा इतने कि चावल के दालें इतनी हैं, इनको कौन आगे से असेसमेंट करेगा, एक तो। और आपने देखा होगा, मैं डिफरेंट अगर कभी हम ऐसे इलाकों में चले जाएं तो वो पिछले दिनों मैंने सुना था वो दूध जो है वो इतने रुपए किलो है। तो मैं कह रही हूँ यार इतना सस्ता दूध, वो अब बाद में अवेयरनेस हुई कि वो कुछ पाउडर और केमिकल्स मिला के वो दूध, और वो इतना शोर करते हैं डेक लगा के, ले लो फौरन 50 रुपए किलो, और ये वो इतना शोर उन्होंने किया होता है। आपने कभी इन लोगों को देखा नहीं कि ये दूध जी, कैसा? असल में वो एक सीजन होता है जब वो दूध सर्दी के सीजन में कि सस्ता हो सकता है, मगर दूध की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही। अब 110 रुपये 80 रुपये से बढ़ा, 94 पे गवर्नमेंट के रेट हुआ, और उसके बाद भी वो अपनी जो मनमानियाँ आपको पता है अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं। डेयरी फरोश हैं, रिटेलर्स हैं। ये एक मैंने उनसे कहा बैठ के, जब डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के साथ में बैठा तो उनसे कहा कि आप 100% खालिश होने की दावा करें। हाँ, दावा कर दें, और उसके बाद जो है फिर हम आपको जो है रेट आपकी मर्जी के दें। बिल्कुल सही कहा आपने, रियली बहुत। ये देखिए कि कराची शहर में, मैं आपको एक अभी एक हबीब यूनिवर्सिटी में
एक रिसर्चर ने उनके ऊपर पूरा पेपर बनाया है जिसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो दूध है वो गैर मेयारी और अडल्ट्रेटेड दूध मिल रहा है, ओए होए। और उसके बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के वो उन्होंने फिगर दी हुई, जिसके पास जो मौजूद है। मुझे चाहिए था कि आपको मैं देता ताकि आप टीवी पे नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बताएंगे इंशाल्लाह कि ये क्या है और क्या हो रहा है इस पाकिस्तान में। दूध आपने देखा कि वो सर्फ और दूसरी चीजें मिला के और वॉशिंग मशीन में यही बनाया कह रही जाता थी, है। यही कह रही थी। मैं आपको बताऊं कि ये इतनी गैर मुज़िर अशिया बेची जा रही अल्लाह हैं तौबा। जिसके लिए सारिफ को, और सारिफ ही वो कुव्वत है जो कि अगर खड़ा हो जाए एक दूध वाले के पास, उससे पूछे कि खालिस दूध है तो बताओ और तुम इतने रेट पे क्यों बेच रहे हो। देखिए, एक तरफ तो खालिस दूध नहीं बेचा जा रहा, दूसरी तरफ जो है वो रेट अपनी मर्जी के, यानी दो सारिफ को दोनों होता नहीं, और उनका बस नहीं चल रहा। मैं आपको बताऊं, सभी एक प्रोग्राम मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल से, आपको पता है कि मैं हाँ, जब, बिल्कुल, छापे मारता हूं और जाके चेक करता हूं, मुख्तलिफ टीम्स हमारे साथ होती हैं, तो उसमें ये तक देखा कि किलो के बजाय वो सेर के उनका जो वो था, वो तोलने सेर में वाला था। बर्तन तो जो नाप तोल का जो निजाम है वो इतना भयानक हो चुका है कि वो आप किलो ले रहे हैं तो सेर, और शेर का तो वो आप गज ले रहे हैं तो वो मीटर, यानी कि हर जगह अब पर डंडी मारी मीटर है। के बजाय वो गज में दे रहा है, पैसे आपको मीटर के ले रहा है। इसी तरह लीटर के बजाय वो शेर में दे रहा है और सिर्फ पैसे वो आपसे लीटर के हर ले रहा है। जगह पर वो आप, मैं समझता हूं, पता नहीं, अब ये कहते हैं कि जी हम मुसलमान ताजिर, ये मुसलमान ताजिर, ये मुनाफाखोर ताजिर में होंगे चंद एक अच्छे मुसलमान ताजिर हैं, मगर ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात को फॉलो नहीं करते कि जनाब जो उन्होंने हिदायत दी कि आप जो भी माल बेचेंगे नाप तोल में सही। वो नाप तोल में सही हो, वो बाकायदा म्यारी हो और उसमें कोई गड़बड़ ना की गई। क्या जबरदस्त। ये बहुत- तमाम जितने भी मैं मुनाफाखोर हैं कॉलर? और जो अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, जाना सबको अल्लाह के पास। सर एक कॉलर है आपके लिए, एक और जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो सलाम, कराची से बात कर रही हूँ, सीमा। सीमा जी, क्या पूछना है आपने सीमा? बस पूछना नहीं है सर, अपने दुखड़े रोने सर सामने बैठे हुए दुखड़े रोने? और सर सामने बैठे हुए और ये इतने बेबस लग रहे हैं, मतलब एक हैरत हो रही है कि जिस तरह ये बात कर रहे हैं, और ये जब इतनी बड़ी अथॉरिटी इतनी बेबस होगी तो आम आवाम का क्या हाल होगा। अच्छी बात यह है कि एक इनको कोशिश सब तो कर रहे हैं awareness ना। है कि वो सेल में बेच रहे हैं, वो किलो में नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, और महंगा दे रहे हैं। अभी तो आप बता रहे हैं दूध यहाँ पे मेरे घर के पास जो है 120 रुपए किलो मिल रहा है। हर आदमी अपनी मनमानी कर रहा है, हर आदमी हर चीज में, और लिटरली वो ये जवाब देते हैं कि खरीदना है खरीदे, नहीं लेना है आगे जाए, क्योंकि हमें पीछे से महंगा मिल रहा है। अब जो 100 रुपए दे रहा है वो भी यही जवाब दे रहा है, 120 दे रहा है वो भी यही जवाब दे रहा है, 94 भी बिक रहा है, ठीक है ना, 94 भी बिक रहा है। तो मेरी सर से एक रिक्वेस्ट है कि सर क्या गवर्नमेंट की रिट नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट की, सर गवर्नमेंट की रिट नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट का काम ही रिट कायम करना है। जब एक रिट नहीं होगी गवर्नमेंट की तो हर आदमी अपनी मनमानी करेगा। खौफ खुदा उनके दिल में नहीं है, तभी तो ये कर रहे हैं। या तो खौफ खुदा 10 देना शुरू कर दे गवर्नमेंट, ठीक है ना, या तो ये करना शुरू कर दे कि एक 10 तदरीस का प्रोग्राम शुरू कर दे। नहीं तो देखिए, हजरत उमर के जमाने में, हजरत उमर के जमाने में हम उमर लॉ की बात करते हैं, तो हजरत उमर ने जो है हर चीज सख्ती से डील की है। हम गवर्नमेंट सख्ती क्यों नहीं करती? क्या हमारा गवर्नमेंट का हिस्सा होता है? मेरा एक सवाल है ये, ठीक है, क्या हर डिपार्टमेंट का कोई शेयर होता है? अगर नहीं है ऐसा तो फिर आवाम क्यों रोले? देखिए, बच्चे छोटे छोटे दूध पीने से रह गए। मेरे बच्चों ने दूध पीना इसलिए छोड़ दिया है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, और मैं एक मिडिल क्लास से हूँ। देखिए, गरीब मांग के खा लेता है, अमीर खरीद के खाता है। हम मिडिल क्लास पिस रहे हैं, ना हम उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, ना हमारी तनख्वाहें इतनी है। हेलो जी जी, सुन रही हूँ। तनख्वाहें इतनी है, ना हम खरीद सकते। आप मुझे बताइए कि अगर गोभी जैसी चीज 180 रुपए किलो मिलेगी, लौकी जैसी चीज 120 रुपए किलो मिलेगी, कहाँ जाएंगे? आटा 74 रुपीज बिक रहा है, हम कहाँ जाएंगे? मुझे ये बताइए कि क्या गवर्नमेंट कहाँ है? अगर गवर्नमेंट नहीं टैकल कर पा रही है तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट रिजाइन कर दे, चाहे किसी भी फील्ड में कोई भी गवर्नमेंट है।
आवाम को अगर रिलीफ नहीं दे पा रही, उस गवर्नमेंट, देखिए आप तो अभी अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं ना, अल्लाह रसूल की बात उस सूरत में हमें समझ में आती है जब हम एक मुस्लिम कंट्री में ना हो। हम तो खुद मुस्लिम कंट्री में रहने वाले लोग हैं, हमें क्यों नहीं समझ में आ रही है? ना हम पर दीन का असर हो रहा है, ना दुनिया का हो रहा है, हम पे तो सिर्फ शैतान का असर है। और गवर्नमेंट की रिट क्यों नहीं कायम होती? गवर्नमेंट में ऐसी क्या वीकनेस है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, क्या ऐसी वीकनेस है कि गवर्नमेंट अपनी किसी कहीं कोई एक जगह पे भी अपने आप को नहीं मनवा पा रही? ये दूध वाला एक वजीर आजम से बड़ा है क्योंकि वो नहीं मान रहा। अगर दूध वाला नहीं मान रहा, गोश्त वाला नहीं मान रहा है, तो फिर वजीर आजम का क्या फायदा है? या हमने ये वोट क्यों दिए? बहुत शुक्रिया वजह से मेरी बहन के यकीन करें, अब मैंने कहा कि अब मैं क्या बोलूं अपनी बहन को कि नो डाउट आप बहुत अच्छी तरीके से सब बातें करी थी, और एंड में जो आपने कहा ना कि जब ये खुद कुछ नहीं कर सकते तो क्या ज़रूरत है ऐसी गवर्नमेंट का। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी कि जो जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए ना इस वक्त, ये लोग सब सियासत खेल रहे हैं, उनको आवाम से कोई कंसर्न नहीं है। एक दिन एक न्यूज़ सुना देते, दूसरे दिन सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो स्क्रीन पर आ रहे होते हैं, तो बस उनका टाइम सारा, जैसे सुबह होती है वो कहते हैं फिर रात हो जाएगी, अगले दिन फिर सुबह हो जाएगी। कोकब साहब अब क्या कहेंगे इस लेडी ने? देखिए बहुत अच्छी बात की और बहुत ही मतलब जो तमाम सार्फिन के दिल की आवाज महंगाई, वो इनके महंगाई की बहुत ज्यादा, वो इन्होंने इनके दिल से निकल रही थी और इतनी वाज़ा और अच्छी बातें इन्होंने कही। यही बात मैं कमिश्नर कराची साहब से कहता हूँ कि जनाब आपके पास, क्योंकि कंट्रोलर जनरल प्राइजेज हैं कमिश्नर कराची, अच्छा मैं नहीं हूं, कमिश्नर कराची कंट्रोलर जनरल प्राइजेज भी हैं और उनके तहत जितने भी डीसी, एसी और मुख्तियारकार हैं वो उनकी टीम का हिस्सा है। जब हम उनसे बात करते हैं कि आइए आज हमने कहीं चलना है मार्केट में चेक करने, तो नहीं जी पोलियो मुहिम चल रही है। आपके थ्रू कोकब इकबाल साहब कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन बैठे हुए हैं। कमिश्नर साहब मैं आपको कितनी बार मॉर्निंग शो में बुलवा चुकी हूँ, लेकिन आप हमेशा इधर उधर हो जाते हैं, तो प्लीज़ अब मैं समझी हूँ कि आपको पता है इतनी सारी कॉल्स आएंगी मॉर्निंग शो में, मैं किस किस का जवाब दूंगा, कहीं ऐसी बात तो नहीं है। अब आपको फ़ौरन मुझे ज्वाइन करना चाहिए, उन सब के सवालात के जवाब देने चाहिए। ऐसा आपने भी यही कहा भी जी। बात यह है कि देखिए टीम अगर काम ना करे तो उनको चाहिए कि वो, जैसे सीमा ने बात की ना अभी, मैडम सीमा थी जी बिल्कुल, तो उन्होंने बात सही कही कि वो रिट क्यों नजर नहीं आ रही। रिट क्यों नजर नहीं आ रही है मैं बताता हूं आपको कि वो अपने एयर कंडीशन कमरों से निकलना नहीं चाहते, वो काम नहीं करना चाहते, बाहर की गर्मी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो चाहते नहीं कि कोई हम जो है डंडा उठा के किसी को बंद करें। कवानीन के तहत, मैं ये नहीं कहता कि कवानीन को आप एक साइड में कर दें, कवानीन ये कहते हैं कि जो महंगी अशिया बेच रहा है उसको खिलाफ आप कार्रवाई करें, और कार्रवाई करें, फाइन करें, जेल में भेजें। क्यों नहीं करते? और अगर आप नहीं कर सकते तो एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दिए। ये मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, हम अपने आपके चैनल के तवज्जुह से अपने सूबाई वजीर आला और तमाम सूबाई वजीर आला से और वजीर आजम पाकिस्तान से भी मैं कह रहा हूं कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाइए वजीर आजम पाकिस्तान, ताकि हम एक छत के नीचे तमाम लोगों के जो मसाइल है वो हल कर सकें। फिर आज जो है वो यहाँ पे एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर कीजिए। लोग काम करना चाहते हैं, हमारे पास लातादाद ऐसे अच्छे लोग मौजूद हैं, लायक मौजूद हैं, जिनको आप एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर सकते हैं। वो आपसे तनख्वाह भी नहीं लेंगे और काम करेंगे, और आप देखिए कि कैसा यहाँ पे काम होता है। और ये मैं समझता हूँ कि मेरी आवाज हमेशा वजीर आजम पाकिस्तान तक पहुंच जाती है, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी वजीर आजम पाकिस्तान और तमाम सूबाई वजीर आला तक ये बात मेरी जो पहुंचे। तो इस पे मैं समझता हूं कि हुकूमत की रेट कायम करने के लिए फौरी इकदाम कर रहे हैं कि आज हमारा सारिफ, और आज बताता चलूं कि आज हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी की है। जब कमी होती है तो हमारा मुनाफाखोर ताजिर कमी नहीं करता, उसका जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो हमारा मुनाफाखोर ताजिर फौरन कीमतें बढ़ा देता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं तमाम ताजरों से कि आज आप पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, क्या उसके हिसाब से कीमतों में कमी लाते हैं? आपके पास अब क्या सवाल बाकी रह जाता है, आपके पास क्या जवाब बाकी रह जाता है कि आप क्यों नहीं करते? यह आपको करना पड़ेगा
और नहीं तो फिर ये हमारे सार्फिन आपका गिरेबान पकड़ेंगे अगर हुकूमती कोई रेट कायम नहीं होती। जब अच्छा मैं कहना चाहूंगी आपसे आपकी इतनी एक्साइटमेंट स्पीच में मैं वो वाला क्वेश्चन बोल जी कोई क्वेश्चन करना था। अच्छा हमारी फॉरेन जो है फॉर एग्जांपल ये मैं आ गया फॉरेन 10 सेकंड के बाद आ गया याद। बस ये बताइए कि जब कुछ किसी को पकड़ा जाता है जैसे आपने कहा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कोई मिक्सिंग कर रहा है दूध में या बेकरी में कुछ ऐसा हो रहा है तो उसके जहन में एक बात होती है, मैं क्लियरली सब नाज़रीन जानते हैं हमारे, आप जानते हो, उसे पता है मैंने पैसे दे के छुट के आ जाना है। तो अब क्या ये ह्यूमर निकला हुआ है तो उसने कहा यार कोई बात नहीं ना। अब जिस वो एवरेज होती है ना क्लासिफिकेशन, रेडी वाले को पता है मैंने 2000 दे के आ जाना है, अगर मुझे कहीं उसने पकड़ लिया, कहीं उसने ढाबा लगाया हुआ है, उसने सोचा मैं 1500 दे के छूट जाऊंगा, ट्रैफिक कांस्टेबल से वो बंदा 500 रुपये में छूट जाएगा, ये क्लासिफिकेशन हो रही है। बड़ा बंदा है तो उसको पता है मैं बेकरी से पकड़ा 2 लाख दूंगा तो मैं निकल के आ जाऊंगा। तो ये एक अगर वो आपको पनिशमेंट मिल जाए तो वो बंदा दूसरा वैसे ही डर जाएगा, नहीं यार किसी की चल नहीं रही। सभी बहुत अच्छी बात कही। देखिए बात यह है कि हुकूमत रिट जब ही कायम हो सकती है जब जो है ये लेना देने का जो सिस्टम है बंद कर दिया जाए। दूध वाले को पकड़ते हैं तो कहता है कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए का फाइन हुआ है तो मैं इतना पानी मिला दूंगा या इसमें ऐसी चीजें और डाल के मिला दूंगा। वैसे कंज्यूमर से निकलवा लेगा। बात बताता चलूं दूध के बारे में, कितनी अच्छी बात है कि ऐसा लगता है जैसे आप दूध की दुकान पे नहीं किसी बारे पे खड़े होकर दूध ले रहे हैं। झाग कितना होता है, 11 बजे रात में आप चले जाए तो ऐसा लग रहा है झाग। वो झाग क्या है, वो झाग है सर्फ का, सर्फ को जो आप करते हैं। तो आप ये देखिए, अच्छा मलाई भी आ रही है उसमें, इतनी मोटी मलाई है, भाई कैसे आ रही है ये सारी चीजें एडल्ट्रेशन। मैं आपको कह रहा हूं फिर सिंध फूड अथॉरिटी से, सिंध फूड अथॉरिटी बनाने में कंज्यूमर एसोसिएशन ने 10 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद ये सिंध फूड अथॉरिटी बनाई गई। मैं इनसे कहना चाहता हूं डीजी अगर बात सुन रहे हैं, डायरेक्टर ऑपरेशन बात सुन रहे हैं, उनका कोई स्टाफ बात सुन रहा है, उनके कोई डिस्ट्रिक्ट्स के जो हेड हैं वो बात सुन रहे हैं, चेक कीजिए सबसे पहले तमाम जो मिल्क की दुकानें हैं, जो दूध वालों की दुकानें हैं, सैंपल ड्रा कीजिए। और आपने जो ये एक लेबोरेटरी को SGS को जो ये दे रखा है, ये कंपटीशन कमीशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है कि सिर्फ एक लेबोरेटरी को आप जो है नवाज रहे हैं। आगा खान लेबोरेटरी भी है और दूसरी फूड लेबोरेटरीज भी हैं, और हम खुद जो है एक लेबोरेटरी बनाने के लिए आज आपको बताता चलूं कि डॉक्टर शाहाना अरूज काजमी साहिबा जो कि यकीनन हमारी बड़ा नाम है इस पाकिस्तान का, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो पाकिस्तान अमेरिकन उसकी एम्बेसडर भी हैं माशाल्लाह, और हमारी एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन भी हैं। हम जो है एक थर्ड पार्टी लेबोरेटरी बना रहे हैं, देखो यार थर्ड, ताकि इसलिए कि वो जो चेक कर रहा है उसको हम चेक करके बताएं कि उन्होंने उसको, आपको पता है कि जब कोई ऐसी चीज पकड़ी जाती है बाद में कहते हैं नहीं साहब वो चीज नहीं थी ऐसी, उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं थी, तो हम थर्ड पार्टी यानी हम खुद एसोसिएशन एट द स्पॉट भी हम मोबाइल लेबोरेटरी अपनी बना रहे हैं इंशाल्लाह। जब भी तो मैं एट द स्पॉट उसी वक्त डिसीजन हो ना। PSQCA के साथ पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की भी बात करता चलूं। आप बुलाइए कि डीजी साहब को मैं नंबर दूंगा, आएंगे नहीं कमिश्नर साहब की तरह। देखिए बात करता हूं साफ, दोस्ती है कमिश्नर साहब के साथ भी, डीजी साहब के साथ भी, तमाम डिपार्टमेंट के हेड्स के साथ भी। मगर अगर कोई कमिश्नर साहब बहुत अच्छे आदमी है, बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी है, सिर्फ उनसे ये कहता हूं कि अपनी रिट को कायम करने के लिए आप अपने इख्तियारात को फुल इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें तो ये रिट कायम हो सकेगी। नहीं तो ये जो है हमारे सार्फिन का गला काटते रहेंगे, और फिर हम सारिफ को पावर देंगे कि अगर 10 सारिफ खड़े हों तो उसका सबसे पहले फेज में बाइकाट करें। पूरे पाकिस्तान के सार्फिन जब बाइकाट पे आ जाते हैं, जैसे आपने रमजान शरीफ में हमारी मुहिम का साथ दिया और फलों की कीमतें जब ज्यादा थी तो आपने साथ दिया, और फलों की कीमतें अगर केला 160 पे बेच रहा था तो वो 60 पे बेचने में मजबूर हो गया। तो ये पावर है कंज्यूमर का, ये पावर वो पावर है कि सारिफ अगर कोई चीज खरीदेगा नहीं तो बेचेगा कहां।
उसको खरीदार ही नहीं मिलेगा तो कहेगा भाई जैसे आप जाते हैं सुबह की सब्जी का रेट दूसरा है, सुबह फलों का रेट दूसरा है, शाम में दूसरा होता है, कि वो कहता है खराब हो जाएगा। तो खराब होने के लिए 3 चीजें, पेरिशेबल आइटम, दूध, सब्जी, फल। दालें तो रख सकता है कि अभी 15 दिन में बिक जाएंगी, मगर दालों में भी कीड़े पड़ जाएंगे। कीमत ज्यादा रखोगे तो सारिफ की कुव्वत खरीद मुतासिर होगी, कीमत सस्ती करोगे तो फार्मूला है ज्यादा सारिफ खरीदेगा और आपका एवरेज वहीं आके खड़ा होगा। तो मुनाफाखोर ताजरों, मैं इंतबा करता हूं तुम लोगों को कि अब मैं फिर दोबारा निकलूंगा शहर के अंदर और तुम्हें गर्दन से पकड़ूंगा। जो मुनाफाखोर ताजिर है सुन लें, हमारे सारिफ फिर अगर हुकूमत नहीं करेगी तो खुद डंडे उठाने पे मजबूर होगा, मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा। और ये कोई वो नहीं है, ये एक दिल की आवाज़ है, कोई धमकी नहीं है, ये एक दिल की आवाज़ है। क्या करे बंदा, जब आप लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर कुछ जो है ना एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा ही है कि एक्शन जरूरी है। देखें, मैं दौर खिलजे की बात करता हूं। इंडिया में एक बादशाह थे खिलजी, उन्होंने सिर्फ अनाउंस किया कि जो मुनाफाखोरी करेगा उसकी खाल उतरवा देंगे इतनी, जो मुनाफाखोरी करेगा उसको सख्त तरीन सजा देने के लिए उन्होंने खाल कहा कि खाल उतराएंगे हम। तो उन्होंने जब कहा, खौफ इतना बैठ गया कि फिर हमारे यहाँ एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान साहब का तो जमाना दिखा दूं कि उस जमाने में तो आप शायद बच्चे के पैदा भी नहीं हुई होंगी, हमने देखा है अयूब खान साहब का जमाना। उन्होंने कहा कि हेडलाइट्स को हाफ कर दो, तमाम जितने भी गोश्त की दुकानें उस पर जाली लगी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। अब यहाँ पे गोश्त कैसे आता है मार्केट के अंदर, जहां से वहां एक पे जहां पे जगह जगह मजबा खाने खुल गए, फिर वो जो गोश्त आ रहा है वहां पे जहां बिक रहा है वो वहां पे तो ऐसा लग रहा है कि गिलाफ चढ़ा दिया जाता है मक्खियों का। क्यों नहीं हुकूमत काम करती? कि आप दे दें। हुकूमत ने ऐलान किया 4 दिन हो गए कि जनाब जो कचरा रोड पे डालेगा 144 के तहत हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक दिन 144 के इख्तियारात मुझे दे दें, फिर देखें कि कचरा कौन माइक का डाल डालता है। आपकी बातें इतनी सारी हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। इंशाल्लाह आपको फिर मौका दूंगी, फिर हम आप प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। 4-5 घंटे का प्रोग्राम करें इंशाल्लाह। ये अंदर की अभी कसक जो है वो कहते हैं रह गई है। अभी वार्म अप जैसे होता है ना क्रिकेटर पिच पे आके, तो वार्म अप अभी शुरू हुआ था तो आपने शुरू कर दिया। सर तो बहुत थैंक यू सो मच। थैंक टाइम होता है कम, जी जी, आपसे भी न्यूज टाइम है ना, और न्यूज टाइम जी। इसके बाद फिर प्रोग्राम दोबारा सेगमेंट होगा जी। आपका बहुत शुक्रिया कोका इकबाल साहब। इंशाल्लाह ताला आपको फिर मैं मौका दूंगी, फिर मॉर्निंग शो में जी। राजी लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। क्यों वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और क्यों पर मैं बात करना शुरू कर देती हूँ। और आज जो है हमने बड़ा ज़बरदस्त एक कंज्यूमर के ऊपर हम ब्रांड कैसे यूज़ करते हैं और उसकी अवेयरनेस का प्रोग्राम हुआ। और अब जो है क्योंकि मॉर्निंग शो में मैं डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर आती हूँ और ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। तो सबसे पहले बात करूँगी, हमारे इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि कुकिंग सेगमेंट है तो कुकिंग सेगमेंट में मौजूद है शेफ़ नुज़रत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। फर्स्ट क्लास। अच्छा नुज़रत, आज क्या बना रही हैं आप? आज हम इटालियन कुजीन से बना रहे हैं बीफ बॉल विद स्वीट एंड सावर सॉस। चले आप स्टार्ट करें, बताएं पहले इंग्रेडिएंट्स, तो फिर हम लोग आगे अपने गेस्ट से फिर बात सही करेंगे। है, मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ फिर मैं बनाती रहूँगी। अच्छा, इसके लिए मुझे बिल्कुल मशीन का बारीक पिसा हुआ कीमा मैं यूज़ कर रही हूँ 250 ग्राम्स। अगेन बताइएगा जरा सा, आपका जो जरा दिखाएं क्या है कीमा। 250 ग्राम्स मशीन का बारीक पिसा हुआ बीफ का कीमा। गुड, ठीक है, सही है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, मैं यूज़ कर रही हूँ HP सॉस या ये आपको बारबेक्यू सॉस के नाम से भी मिल जाएगा। ये हम फुल ऑफ 2 टेबल स्पून मिन्स के अंदर डालेंगे। साथ ही हम डालेंगे गार्लिक पाउडर और मिक्स हर्ब 1 टीस्पून ईच। गार्लिक पाउडर, मिक्स हर्ब 1 टीस्पून ईच, ईजिली अवेलेबल है अभी ये सब चीज़ें। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट। ये हम डालेंगे सब कुछ मिन्स में। इससे बॉल्स रेडी करेंगे, फ्राई करेंगे, इसको अलग रख देंगे। अच्छा, सॉस के लिए मुझे चाहिए होगा गार्लिक, साथ में मैं यूज़ करूँगी हनी, सोया सॉस,
अच्छा, सॉस की क्वांटिटी आपके ऊपर है तो आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे केचप, सॉल्ट, पेपर, बस इसके साथ सॉस हम डन करेंगे। और देन इसमें हम अपनी बीफ को ऐड करेंगे, बीफ बॉल्स को, और इसके साथ प्रेजेंट करेंगे हम स्पैगेटी के साथ इसको। जबरदस्त। तो इंशाल्लाह चले ये बहुत आप अब ज़बरदस्त बनाना बनेगी। शुरू करें और हम लोग अपने नाज़रीन से बात करते हैं और साथ साथ आपको ये भी पिक्चर नज़र आती रहेगी। अच्छा, हम नाज़रीन आपने देखा होगा, हम जैसे नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं तो हमारी हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है। इसी तरह हम लोग अपने बच्चों को अपने कल्चर से अवेयरनेस नहीं दे रहे तो उनको कुछ नहीं पता, तो वो बिल्कुल हमें लगते हैं जी बड़े मॉडर्न टाइप के हैं। मॉडर्न होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहते हैं जो दरख्त चाहे कितना भी बड़ा घना हो जाए लेकिन अपनी जड़ें छोड़ देना तो वो ज़्यादा अरसे तक नहीं रह सकता। बिल्कुल इसी तरह हमें अपनी रूट्स जो हैं वो मजबूत करनी है, उन्हें छोड़ना नहीं है। जब हम उनको छोड़ेंगे तो हम आगे वर्क नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आपने देखा होगा हमारे कल्चर को मैंने बात की, और हमारी मीडिया में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखनी है कि हम उस मीडिया के थ्रू क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, हम क्या अवेयरनेस दे रहे हैं, हमारे सामने वाले जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या गलत ट्रैक तो हम मैसेज नहीं दे रहे, क्योंकि हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब देखने कि हम अपने मुल्क में रह के या अपने मुल्क से बाहर रह के किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं, हम अपने कल्चर को कैसे प्रेजेंट करें। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कुछ लोग इवेंट्स करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने इवेंट्स के थ्रू, मैंने कहा ना हम लोग एक प्लेटफॉर्म होते हैं, हम लोग लोगों को प्रमोट करते हैं। तो बेस्ट प्रमोटर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और वो बहुत काम कर चुके हैं, उनके काम की कुछ अनलिमिटेड अनकाउंटेबल हैं। तो और सबसे एक तो सबसे बेहतरीन बात ये कि उनका अखलाक बहुत अच्छा है, मेरे बड़े भाइयों की तरह है। तो मैंने उन्हें आज स्पेशली मौका दिया है। तो मैं दो गेस्ट हैं मेरे, दोनों बड़े प्यारे हैं, लेकिन मैं पहले अपने सीनियर गेस्ट को सलीम चांडियो साहब को मिलवाऊंगी जो चेयरमैन है सिंध कल्चर सेव एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सलीम भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात होती है कि आप अपना कीमती वक्त यहाँ पर निकाल के आते हैं। और मैंने जिस तरह कहा कि आप अपने मुल्क का या अपने घर जो भी है, हम लोग कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं, ऐसा सही है? बिल्कुल। देखिए सभी, किसी भी अजीम कौम की जो एक पहचान है वो उसका कल्चर होता है। और सूबा सिंध, हमारा जो सूबा सिंध है, सकाफत के काबिल फ़ख्र विरसे का अमीन है। यही वजह है कि हम इस पर फ़ख्र करते हैं। और हमारी जो सिंध की सकाफत है ये 5000 साल से ज़ायद कदीम है और इतनी मत एक मोहब्बतों की सकाफत है। जब आपने देखा होगा मोहनजोदाड़ो का जो खंडरात की खुदाई, उसमें से आज कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली, जैसे इवन के एक छुरी चाकू तक नहीं निकला, क्योंकि उसके उसमें के मतलब ये निशानदेही हो कि ये कोई जंगजू कौम थे। सिर्फ मोहब्बत के हवाले से जो चीज़ें थी वहाँ से बरामद हुई हैं और हमेशा से ये सूबा जो है मोहब्बतों की सरजमीन के हवाले से पहचाना जाता है। क्या बात है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि ये हमारी पहचान होती है, हम कहीं हमारी आइडेंटिटी होती है। जब हम लोग डिफरेंट, आपने देखा होगा कल्चर डे मनाते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो कल्चर डे कुछ खास दिनों के लिए मुकर्रर है। लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे, कुछ लोग हमारे ज़रूरत है, बच्चों की शादी हो जाती है, आउट ऑफ कंट्री चलते हैं या बच्चे चले जाते हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन अपने टैलेंट को जो है इनहेंस करते हैं। हमारे लिए बड़ा फ़ख्र होता है कि हमारे मुल्क को फिर भी वो, उनके दिलों में मोहब्बत अभी भी अपने मुल्क की है। तो इस वक्त नजमा मलिक मौजूद हैं, शी इज़ केम फ्रॉम कनाडा, वो कनाडा से आई हैं और NJ मीडिया ग्रुप से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाओ क्या हाल है? माशाल्लाह, काफ़ी जगहों पर मुलाकात हुई तो हमने कहा आप ज़रूर हमारे मॉर्निंग शो में तशरीफ लाएं। तो कैसा लगा आपको इनवाइट करने का? अच्छा नजमा, जिस तरह हम लोगों ने कहा कि हम अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं और मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है, आप अपने मीडिया के थ्रू ऑफ कोर्स आप बाहर मुल्क में करें। मैं अपने मीडिया के थ्रू भी है, वहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स भी होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं। स्पेशली हम जो वुमेंस हैं वो कुछ वुमेंस डे इस तरह से मना रही होती हैं अपने कल्चर को प्रमोट कर, सिर्फ प्रमोट करने, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे वहाँ के बॉर्न होते हैं वो पाकिस्तान इतने आते नहीं हैं। तो वहाँ पे हमें उनको स्पेशली उनको दिखाने के लिए अपना कल्चर वहाँ ज़िंदा रखना पड़ता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, उसके अलावा भी जो इवेंट्स होते हैं उनको स्पेशली, और हम ड्रेसअप, जबकि वहाँ पे हमारी ड्रेसिंग वेस्टर्न होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं उस वक्त ड्रेसअप करें ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन वो देख के उनको कॉपी करें। अच्छा नजमा, बड़ी हैरान कौन बात है कि फॉरेनर जो लोग होते हैं, चाहे वो चाइनीज़ हो कोई भी हो, यकीन करें हमारे कल्चर को बहुत पसंद करते हैं और बल्कि लुडियाँ डालना, डांस करना, म्यूज़िक, यानी कल्चर में सब कुछ आता है, इंस्ट्रूमेंट सब आते हैं। वो डफ है या बांसुरी है या बल्कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान को
और राहत फ़तेह अली खान, उनको बहुत पसंद और किया सिर्फ जाता है। ये भी नहीं, और जैसे वहाँ पे 2-3 इवेंट्स होते हैं इस तरह के, क्योंकि कनाडा न्यू इमिग्रेंट ज़्यादा होते हैं, मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो वहाँ पे हर कंट्री के कल्चर होते हैं। तो स्पेशली कारासागा डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जिसमें हम डिफरेंट सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, इन सब के जो हमारे उनको कल्चर हम दिखाते हैं वहाँ पे कि क्या क्या स्पेशल यहाँ पे हमारे मुल्क में मौजूद है। ज़बरदस्त, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से अवेयरनेस दें, वरना क्या होगा, वो भूल जाएंगे। Of ऐसा ही course. जब वो आते हैं तो वो फिर वो बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाते हैं ना। लेकिन हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हम रहेंगे पाकिस्तान। अच्छा, ये बात बहुत अच्छी बात कही है। पाकिस्तान- क्या हम दुनिया में कहीं पर भी रहें, कहीं पर हम भी रहेंगे रहें, पाकिस्तान। आप किसी भी मुल्क का पासपोर्ट ले लें, आप कुछ भी ले लें, आप हाय, हाय। बॉर्न बाय पाकिस्तानी रहेंगे और आपका ख़ानदान भी वही, तो उसको आप अगर छोड़ देंगे तो अगर आप कहते हैं ना, आप जितना आसमान पे हो रहे, जब ज़मीन पे आपके पाँव नहीं रहते हैं तो फिर आप लड़खड़ाते हो। तो जो अच्छा, ज़मीन में रहते अच्छा, नहीं, हैं, आप अपने मैंने कहा अपनी कायनात से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने देखोगे कि परिंदा कितना भी ऊंचा उड़े, उसकी नजरें नीचे ही होती Yes. ऐसा ही तो है। और कुछ लोग जो होते हैं, जो आप, मुझे तो फ़ख्र है, मैं अपने पाकिस्तान पे, सबको कराची फ़ख्र में है। फ़ख्र है कि जो माहौल, मैं बताऊँ, आप वहाँ पे सारी सब कुछ है, लेकिन जो अपनायत, जो मोहब्बत आपके अपने मुल्क से होती है, वो कहीं नहीं मिलती। आय अल्लाह। तो जो कल्चर, ये सारी चीज़ें ही हैं। अच्छा, तो बेशक आप कंपेयर करते हो कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन है, बहुत ईजीएस्ट है लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट जाने की प्रॉब्लम नहीं है, पानी का मसला नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद लेकिन दिल है पाकिस्तान। दिल है ऐसा ही कि पाकिस्तानी, नहीं? बिल्कुल, यहाँ पर 100%। यार ये लोग गए नहीं होंगे, नो लेकिन नो 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 मोहब्बत और वहाँ भी पे सिर्फ मैं नहीं, वहाँ पे हम सारे, मुझे जितनी मोहब्बत वहाँ पाकिस्तानी में नज़र आती है। 14 अगस्त को रात को जिस तरह सब निकलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो क्रिकेट जीता, यानी कि रोडों पे टी शर्ट्स पहन के, फ्लैग हाय, हाय अल्लाह। तो वो उस वक्त एक अंदर से ना आपकी वो ऐसा होती लगता है है जैसे हम पाकिस्तानी है वो, लेकिन मिसिसागा जो टोरंटो, वो मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। अच्छा, या क्योंकि वहाँ पे आपको खाना है, आपको ड्रेस, हर चीज़ अब मिलने लगी है। इजीएस्ट वो एक वो आप लोगों ने कम्युनिटी बना दी ना, Yeah. अच्छी बात है कि वो मिसिंग, अब जाहिर सी बात है, हाँ, इतना आसान नहीं आसान नहीं होता, कि बाहर क्योंकि से ट्रैवल आना। इतना ज़्यादा है, ट्रैवल 14 14 घंटे है ना। या और लेकिन अगर मुझे कनेक्टिंग हो तो वो 24 आवर्स। और कितना मुश्किल है ऐसे बैठ के इतनी देर या। सफर करना, ये मोहब्बत है मोहब्बत जो वो है। सफर भी आसान कर देती है। बिल्कुल। अच्छा, हम कल्चर की बात करें अपने मुल्क की, ये मुझे बताएं क्या है फ्यूचर हमारे पाकिस्तान के कल्चर का? बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को, मतलब मैं ब्राइट देख रहा हूँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्तकबिल अच्छा होगा और इसमें हम कोशिश भी कर रहे हैं। नजमा मलिक भी लास्ट ईयर भी हमारे साथ ये आई थी इत्तेफाक से, मतलब सिंध कल्चर डे जो हमने मनाया था, तो उसमें भी हमारे प्रोग्राम में आई थी, और इस दफ़ा इंशाल्लाह आपको भी उसमें अवार्ड देंगे और इनके लिए भी अवार्ड रखा है। क्या बात है, ये कब है? ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम लोग करते अच्छा, हैं। ये दोबारा फिर अब आप चली जाओगे, फिर दोबारा आओगे? अच्छा नहीं, अच्छा एजाज नहीं देखें, हो सकता है आप, अरे हो सकता है आ जाए, मतलब अपने वतन की मोहब्बत और कल्चर के अरे उसमें। क्या बात, इन्होंने अंडरस्टेटमेंट जुमला कह दिया कि अपनी वतन की मोहब्बत नहीं, एक सही सी बात, हर किसी का ख्वाहिश होती है और रिगार्ड दे, कोई अप्रिशिएट करे, लेकिन कोई मजबूरी होती है, वो एक अलग फैक्ट है। और आपके अपने वतन से जो आपको एप्रिसिएशन मिलती है ना, वो आपकी अलग बात होती है। अच्छा नजमा, ये बताएं, आपने जाहिर सी बात है वहाँ पर आप एक चैनल रन कर रही हैं, तो किस टाइप के वहाँ पर जो है अपने मुल्क से रेलिवेंट भी होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स डिफरेंट भी होता है एक्चुअली। मेरा जो चैनल है या जो बाकी हमारी म्यूज़िक कंपनी है जो भी है, वो पाकिस्तानी कैनेडियन है। तो अच्छा। हम पाकिस्तान के कल्चर को, जो वहाँ पे जो पाकिस्तानी है, वो जो अब, क्योंकि अब वहाँ की उनकी लाइफ हो गई है, बिग बिजनेस है, कुछ टैलेंट है, क्योंकि म्यूज़िक है, उनको हम अपने चैनल थ्रू प्रमोट, क्योंकि उनको मीडिया चाहिए। क्योंकि कोई भी स्टार, कोई भी बिजनेस, कोई भी वो प्रमोशन मीडिया के बगैर नहीं होता। तो मैंने जो म्यूज़िक कंपनी स्टार्ट की, मेरा मकसद भी यही था कि जो वहाँ के टैलेंट है उनको स्टार बनाना, क्योंकि वो यहाँ मीडिया में तो नहीं आ सकते, तो हम वहाँ पे जो लोकल मीडिया उनके थ्रू उनको प्रमोट करें, क्योंकि उनको भी तो स्टार बनना है ना। अब टैलेंट है, अच्छी आवाज़ है, सब चीज़ है, तो वहाँ पे चैनल के थ्रू, कंपनी, म्यूज़िक के हर के थ्रू हमारा मकसद ये है कि हम जो पाकिस्तानी वहाँ पर हैं उनको वहाँ पे बड़ी अच्छी promote बात है करना। नजमा कि आप वो अपॉर्चुनिटी दे रही हैं वहाँ के टैलेंटेड लोगों को। जैसे हम अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह में हमेशा सलीम भाई ने भी नोट किया, अभी कोकब साहब भी कह रहे थे कि तुम्हारा शो बड़ा वो होता है, डिफरेंट होता है कि तुम वो प्रमोट करती हो, वो चीज़ें दिखाती हो जो हमें देखनी है, जो हमें सीखनी है, हम लोगों को एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है। और ये चीज़ मिस कर रहे होते हैं हम बाहर। हाय, अब लिख करो, हमें पाकिस्तान हम मीडिया के तरह आंखों से देखते हैं, तो अगर आप पॉजिटिविटी नहीं दिखाओगे तो बाहर के लोग कैसे यहाँ पर आएंगे? जो पाकिस्तानी भी है, 20 साल 25 साल हो गए,
वो नहीं आना चाहते क्योंकि वो मीडिया के थ्रू देख रहे होते हैं ना, तो आप जितनी पॉजिटिवली दिखाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आएंगी। चलें एक हम कर देते हैं, मुझे इंशाल्लाह स्मेल ताला अच्छी आ हम एक रही है। काम करें। अच्छा खुशबू इनको बहुत अच्छी आ गई है क्योंकि पाकिस्तानी खाना पाकिस्तान की लेडी बना रही है तो या, हाथ की खुशबू। बिल्कुल। अच्छा इंशाल्लाह ताला नजमा आप भी सुन रही हैं, हमारे तमाम नाजरीन सुन रहे हैं और सलीम भाई भी सुन रहे हैं कि एनजे मीडिया और मुस्कुराती सुबह विद सभी मिल के अपने पाकिस्तान और कनाडा के टैलेंट को प्रमोट करेंगे। इंशाल्लाह। डन Done. ऐसा ही है। बिल्कुल आपके वहां ऐसा से ही है। जो भी आप जिन लोगों को सेलेक्ट करें, अगर उनका यहाँ पर विजिट हुआ, चाहे वो सिंगर हो या ड्रामा आर्टिस्ट हो या कॉमेडियंस हो, बिल्कुल। लाइक एवरीथिंग, Everything, इंशाल्लाह yeah, ताला हम इंशाल्लाह, जरूर बिल्कुल। उनको यहाँ पर प्रमोट करेंगे, चाहे शेफ क्यों ना हो, या चाहे शेफ क्यों ना हो, इंशाल्लाह ताला। एक अच्छे उनको भी होगा कि हम कनाडा से अगर पाकिस्तान जाएं तो हमें एक प्लस पॉइंट मिलने तो जा रहे हैं हम। देखिए आप वहाँ पे जितनी भी तरक्की कर लेना तो एक जो पाकिस्तान के जो मीडिया या अपनी ज़मीन की जो चीज़ें होता है कि आपकी पहचान वहाँ पर हो, तो उनको यहाँ पे फिर होता है कि आपकी अप्रिसिएशन आपको अपने मुल्क से मिले। क्या बात है। वैसे तो- किस चीज़ का शौक है नजमा आपको? देख मुझे अपना पर्सनल अपना जो मुझे है पर्सनल जो शौक है वो ट्रैवलिंग, म्यूजिक 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 किसका किसका जैसे? और डिपेंड ऑन मूड। अच्छा कभी गुनगुनाया है? नो बोलना भी नहीं ना, बोले बोलना नहीं। इसलिए कह दिया no। लोगों को टैलेंट प्रमोट कर रही है, खुद गाना गाना नहीं है इन्होंने, कितनी बुरी बात है ना। कुछ लोगों को बैक साइड पे रह के भी आगे चल को बनाना ये पड़ता किंग है। मेकर बन रही है भाई, और कुछ नहीं है। अच्छा जी नुज़रत की ओवर टू। नुज़रत मुझे यूं झांक रही है पर ये पत्तों के पीछे से। जी जी हमने अब कुकिंग का सेगमेंट ही चल रहा है तो जाहिर सी बात है वही कर रहे हैं। श्योर श्योर बताइए। तो अभी मैंने बीफ बॉल फ्राई के लिए रख दी हैं सभी, और इसके बाद मैं अब इसका सॉस बनाऊंगी। अच्छा इसको ओवर कुक नहीं करना है, हमने अगर ओवर कुक कर दिया तो ये ड्राई हो जाएगी बिल्कुल। ओके तो मेक श्योर कि इसको बस हाई फ्लेम पे जल्दी से कुक कर लेना है, ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट। इससे ज़्यादा टाइम इसको बिल्कुल नहीं दीजिएगा वरना ये ड्राई हो जाएंगे। और इसके बाद मैं इसका सॉस डन करूँगी और सॉस के साथ इसको प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। ये कितना, ये क्या बन रहा है अभी? इसका सॉस बन रहा है जी इसका क्या बन रहा है? क्या कुछ इसके साथ एक स्वीट एंड सावर सॉस बना रहे सॉस हैं। बना रहे हैं ना? ठीक है। ठीक है, उसके लिए हमने सबसे पहले गार्लिक लिया है चॉप। मैं ऑयल में गार्लिक को थोड़ा सा टॉस करूंगी, हल्का सा लाइट सा गोल्डन करूंगी। देन मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूंगी, हनी ऐड करूंगी, केचप ऐड करूंगी। इसके साथ इसका सॉस डन होगा। फिर इसमें हम जो है अपना बीफ बॉल ऐड करेंगे, देन इसको स्पैगेटी के साथ सर्व करेंगे। अच्छा जी हम देखना चाह रहे हैं कि ये फ्राई पैन में क्या बन रहा है। ये मुझे ये स्क्रीन पे नज़र आए तो मैं फिर जी ये अब नज़र आया है। अल्लाह अकबर, ये क्या है? कितने अच्छे लग रहे हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है। यमी। अच्छा सलीम भाई ने यूँ किया ना तो मैंने कहा ये कुछ अच्छी चीज़ मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसका मतलब तैयारी। खाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। हाँ जी ये तो खींचता है लोगों को अपनी तरफ। बिल्कुल। ज़बरदस्त। अच्छा नजमा ये बताइए कि आगे फ्यूचर में आप जो अभी कितना टाइम हो गया आपने काम शुरू किया मैक्सिमम? 4 साल कनाडा में। कनाडा में। अच्छा इससे पहले पाकिस्तान में क्या करते थे? पाकिस्तान में मैं एज अ फैशन डिज़ाइनर कर रही थी। फैशन डिजाइनर। क्योंकि मैंने वैसे मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, उसके बाद शौक अल्लाह, कंप्यूटर इंजीनियर, फैशन डिजाइनर, मीडिया ग्रुप एनजे से और क्या है बताइए जी। बहुत कुछ है, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। जबरदस्त ऑलराउंडर पर्सन। सोशल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे काफ़ी माशाल्लाह हूँ, माशाल्लाह। ये भी आपने मुझे बताया था, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ये आप वहीं पर भी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं? वहीं पे ही। हाँ अच्छा वहाँ के लोग अप्रिशिएट करते होंगे कितना? बहुत अच्छा ज़्यादा, लगता होगा? काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे। जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वी आर लाइक अ फैमिली। एक थोड़े से हैं तो वो आपस में एक दूसरे को प्रमोट करना। मैं जब न्यू गई थी, मैं 4 साल काफ़ी, क्योंकि आपको कनाडा समझने में 2-3 साल लग जाते हैं। तो जो मेरे सीनियर हैं उनकी है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, चीज़ें बताई, तो मैं इतने शॉर्ट टाइम में कम्युनिटी की सपोर्ट की वजह से यहाँ पहुँची। क्या बात है जी। मेरे साथ नजमा मलिक, सलीम चांद और शेफ नुज़रत मौजूद हैं। हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और माशाल्लाह हमारे मॉर्निंग शो की जो है रंगीनियाँ बढ़ती चली जा रही हैं और ये
सिर्फ इस वजह से होता है कि यहाँ पे प्यारे प्यारे गेस्ट मौजूद होते हैं और इनकी वजह से ये प्रोग्राम जो है रंगारंग हो जाता है और मुस्कुराती सुबह वाकई में मुस्कुराती हो जाती है। और हमारी पूरी कोशिश है, जब मैं यकीन करें अपने गेस्ट को आगे बढ़ता हुआ देखती हूँ, कामयाब देखती हूँ, टैलेंटेड लोगों को, तो मेरे हौसले और बुलंद हो जाते हैं और मेरा शो जो है वो और ख़ूबसूरत हो जाता है सिर्फ इन लोगों की वजह से। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये कोशिश हमेशा जारी रखूँगी। आप देखते रहेंगे, ये लोग आते रहेंगे, मेरा शो हमेशा रंगारंग रहेगा। तो आज क्योंकि माशाल्लाह भी नजमा मीडिया ग्रुप से हैं और सलीम चांडियो एक बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज़र रह चुके हैं और काम अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। और इस वक्त एक और हमारे साथ गेस्ट ने ज्वाइन किया है, उनकी बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं, लेकिन मैं चाहूँगी उनकी बात उनकी ज़बानी सुने। तो चेयरमैन मौजूद हैं औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन से मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुजम्मिल? ठीक ठाक। मेरी तरफ से थम्स अप और बेस्ट ऑफ लक। आप इतना अच्छा काम करें तो मैं अपने गेस्ट बराबर में बिठा, फिर आपसे भी बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, फ़हीम चांद मौजूद है, नायब सदर औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन से। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम, कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा, मैं आपसे बात करूँगी मुजम्मिल, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रा डिटेल से बताएं। ये आपका कैमरा है ताकि आपको नाज़रीन देख सके। अस्सलाम वालेकुम। और इवेंट के बारे में ज़रूर बताइए। ज़रूर, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत खराज तहसीन पेश करूँगा कि मुस्कुराती सुबह ने एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है नौजवानों के लिए और उनको आगे लेकर आ रहे हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम मुजम्मिल मलिक है और मैं चेयरमैन हूँ औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन का। हम लोग औरंगी टाउन के अंदर सोशल एंड सिविक इशूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गए, और हमारा मकसद है कि औरंगी के नौजवानों को आगे लेकर आना है। क्योंकि हमने देखा है कि जो भी स्लम एरियाज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो सामना करना पड़ता है, बहुत सारे हडल्स का। शायद उनको जो है सिर्फ उनके इलाके की वजह से उनके टैलेंट को आगे आने नहीं दिया जाता है। तो हमने ये सोचा कि हम अपने इलाके के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसके ज़रिए हम अपने इलाके के नौजवानों को आगे लेकर आएँ, उनके टैलेंट को प्रमोट करें। तो फिर हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इसके साथ साथ हमने फिर रमज़ानों के अंदर अफ्तार सबके लिए मुहिम चलाई। अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा ज़ोर शोर से चला, उसमें कामयाब हुए। फिर उसके साथ साथ शजरकारी मुहिम का हमने आगाज़ किया। तो शजरकारी मुहिम में हमने ये चीज़ की कि लोग पौधे तो बहुत लगा रहे थे, लेकिन इसको बचाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे थे। तो हमने जो है वो सेफ़ प्लांटेशन के नाम से मुहिम चलाई और अल्हम्दुलिल्लाह जो पौधे लगे हुए थे और जो ख़राब हो रहे थे, हमने उसको ठीक किए और लोगों को एक अवेयरनेस दी। फिर इसके साथ साथ हमने क्लीनिंग एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक तो हमारी नबी की सुन्नत है, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हमने इसके साथ साथ ये किया कि हमारे इलाके के जितने भी चौरंगियाँ हैं, चूँकि वो इलाके के हुस्न होती है ना, तो उसको हमने बहाल किया, उसके ऊपर हमने उसको रेनोवेट किया, उसको साफ़ सुथरा बनाया, जिसके ज़रिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा लोगों के अंदर और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई कि जिस तरह अगर वो अपने घर में रहते हैं और अपने घर के बेड को साफ़ सुथरा रखते हैं, उसकी उनके अंदर अवेयरनेस है, तो फिर अपने गली, अपने मोहल्ले और अपने इलाके को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारी कैंपेन थी बहुत ज़्यादा कामयाब चली। फिर हमने हीट स्ट्रोक कैंप्स लगाए, हमने सोशल अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और इसलिए किया कि जो हमारे आने वाली यंग जनरेशन है उसके अंदर ये सारी मोटिवेशन फैले और वो भी और लोगों के अंदर आने वाली नस्लों में ये चीज़ आए कि उसको भी अपने मुल्क के मामलात में, अपने इलाके के मामलात में दिलचस्पी बढ़े, तभी जो है वो पाकिस्तान फिर तरक्की कर सकता है। फिर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे मुल्क में पाकिस्तान का जो 2.5 करोड़ बच्चा है वो तालीम से महरूम है सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक। तो हमने इस चीज़ को बहुत रियलाइज़ किया कि क्या वजह है कि लोग तालीम हासिल नहीं कर पा रहे होते। तो सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह ये थी कि वसाइल की कमी, वसाइल की महरूमी, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। अब एक फैमिली है जिसकी तनख्वाह 15,000 है, 16,000 है, वो अपने घर का रेंट जो है वो अदा करे, वो बिजली का बिल दे, वो पानी डलवाए, तो या फिर वो अपने बच्चों के खर्चात पूरे करे, या फिर वो खाने और दीगर चीज़ों में एक्सपेंस करे, तो उसके पास बचता ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेकर आए। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने बच्चों को या जरी की शॉप में बैठा देते हैं या मैकेनिक शॉप में बैठा देते हैं, तो उस बच्चे का जो मुस्तकबिल है ना वो वहीं से ख़त्म हो जाता है। हमारे मुल्क में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी हैं, लेकिन वो मैट्रिक करने के बाद हैं। जो लोग मैट्रिक कर लेते हैं, जो लोग इंटर कर लेते हैं, उनके लिए हम बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको मिल जाती हैं स्कॉलरशिप, लेकिन वो बच्चा जो तालीम हासिल ही नहीं कर पा रहा, वो अपने बेसिक ही नहीं हासिल कर पा रहा, तो वो तो कभी तालीम हासिल नहीं कर सकता, उसका जो मुस्तकबिल है वो डार्क हो जाता है। तो हमने उन बच्चों को अडॉप्ट किया, उन बच्चों को तालीम की तरफ लेकर गए, उन बच्चों के घरों पर गए, उनके पेरेंट्स से बातचीत की। जब हमने वजह मालूम की तो वो यही है कि अगर एक के घर में 4 बच्चे हैं तो वो अपने एक बच्चे को तो पढ़ा रहे हैं,
लेकिन अपने जो 3 बच्चे हैं वो उनको नहीं पढ़ा पा रहे। तो फिर हमने उन तमाम बच्चों को लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्कूल है वो औरंगी यूथ एजुकेशनल सिस्टम के नाम से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो वो भी चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने स्कूल में एक बहुत प्रॉपर एजुकेशन रखी हुई है जिसमें कॉपी, किताबें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स, इसके अलावा हमने अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन ट्रिप भी बच्चों को दिया है और इसके अलावा मुख्तलिफ सेशंस जो हैं बच्चों के हवाले से करवा रहे होते हैं ताकि उनके अंदर कभी भी ये एहसास महरूमी ना हो। और यूनिफॉर्म हमने इसलिए रखा बच्चों के लिए, और वो लोग जो फ्री स्कूल इस वक्त चला रहे हैं मैं उनसे भी यही अपील करूंगा कि वो अपने जो भी फ्री काउस के ऊपर काम करें बच्चों को यूनिफॉर्म ज़रूर दें, क्योंकि जब बच्चे आते हैं वो अपने अपने लिबास में आते हैं तो एक थोड़ा सा जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है कहीं ना कहीं। तो यूनिफॉर्म से होता है कि वो सब एक ही ड्रेस के अंदर होते हैं तो कोई जो है ना तबका नज़र नहीं आ रहा होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सारे सिलसिले का आगाज़ किया है और ये अज़म है, ये काविश है, ये कोशिश है कि अल्लाह ताला इसमें हमें और मज़ीद कामयाब करे और हम चाहते हैं कि तालीम के ज़रिए हमारी जो कौम है वो खुद मुख्तार बन सके। ज़बरदस्त मुज़म्मिल, मेरा दिल कर रहा था आप बात ही करते रहे और आपकी सारी बातें बहुत ही जो है दिल को छू देने वाली थी और रियल थी। आप दिल से बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस, बल्कि हमारी तमाम टीम की जो यहाँ पे गेस्ट हैं सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आपका अज़्म बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपका कॉज बहुत अच्छा है। मुझे सबसे अच्छा लगा इंसान का मकसद बहुत अच्छा होना। तो इंशाल्लाह कहते ना, मैं अकेला ही चला था जानब मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो आपका इंशाल्लाह कारवां बहुत अच्छा बनेगा। एक कारवां के मेंबर आपके बराबर में बैठे हैं। तो मैं आपने इवेंट मुझे नहीं बताया। इवेंट के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे स्कूल को अल्हम्दुलिल्लाह आज एक साल मुकम्मल होने को है 6 अक्टूबर को, और उसी सिलसिले में हमने एक बज़्म इल्म के नाम से एक महफ़िल सजाई है जिसमें एक तजदीद है तालीम को लेकर कि हम सब मिलकर ये अज़म करेंगे उसके अंदर और ये अहद करेंगे कि पाकिस्तान के वो तमाम लोग, तमाम वो बच्चे जो तालीम से महरूम हैं, हम उन्हें एजुकेशन की तरफ लेकर आएंगे। ज़रूरी नहीं कि वो औरंगी टाउन से रहते हैं, वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके में रहते हैं। हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह साहिब इस्तिताअत है, जिसकी अच्छी जो है इनकम है, वो कम अज़ कम एक बच्चे को जो है किसी तरह एजुकेशन देने की कोशिश करे। और अगर वो एक बच्चे को एजुकेशन देता है तो वो एक बच्चे को नहीं दे रहा बल्कि वो एक पूरे ख़ानदान को दे रहा है। और इस तरह से हम अगर काम करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो तब्दीली है वो बहुत जल्दी मुमकिन होगी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, चांद जो है सॉरी फ़हीम चांद, मैंने चांद कैसे से फ़हीम चांद, आपने इनके साथ क्यों ज्वाइन किया, ऐसा क्या था? क्योंकि इंसानियत की खिदमत करना बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। आए हाय, इंसानियत की खिदमत, क्योंकि मेरे जो माँ बाप है उन्होंने भी तरबियत यही दी है इंसानियत की खिदमत करना। अब बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो इंसानियत की खिदमत करने नहीं देते। अब जैसे हम लोग रोड पे एक्टिविटी करते हैं कुछ भी, तो सफाई करना हो गया रोडों की, लोग शर्म महसूस करते हैं, मगर हम लोगों ने वो महसूस नहीं करी। क्योंकि अगर रास्ते साफ होंगे, रोडों से पत्थर हटाएंगे तो लोगों को चलने में आसानी होगी, कोई हादसा नहीं होगा। ये दोनों तरफ से दुआ भी आपको मिल गई, ये भी सदका जारी है किसी के लिए रोड से पत्थर हटाना। बल्कि गाँव में लोग रोडें डाल रहे होते हैं, आपने रोड में उठाना शुरू कर दी। ज़बरदस्त। और ये अच्छा है, आपने एक मैसेज, और ये यूथ है, आप यूथ न्यू जनरेशन हो, अगर आपको ये मैसेज मिला है तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं और इनकी सोच कितनी अच्छी है। और हम हमारे तमाम, मैं कहती हूँ स्कूलों में ये तरबियती थोड़ा एक होना चाहिए सेगमेंट, ताकि बच्चों के दिल में हो दूसरों की हेल्पिंग हैंड कैसे बने। और इस बात पे भी मैं बहुत जो है ऑब्जेक्शन करती हूँ, जो ख़ास तौर पे जो है लेबर चाइल्ड जो है, आपने देखा होगा बच्चे जो है वर्कर डिफरेंट जगहों पे जो है काम कर रहे होते हैं। सलीम भाई आप भी बताएं, ऐसा है कि नहीं? बड़ा दुख होता है। और कुछ लोगों को, बच्चों को भिखारी बनाया जाता है, कुछ हमें ये नहीं पता कि इनके बच्चे हैं भी हैं नहीं, क्योंकि रात को 2-2 बजे, आज रात की बात है यकीन करें, रात को 2 बजे वो बच्चा आके कह रहा है कि आप मुझे, इसमें छोटा सा बच्चा है, मैं कहती हूँ इसकी अम्मी है, ये इसकी माँ है जो रात को 2 बजे बच्चे को जो है वो भीख मंगवा रही है। क्या कहेंगे सलीम भाई आप इसके बारे में? यकीन कर मुझसे बात करते हुए तकलीफ हो रही है। बाकी बिल्कुल बहुत अफसोसनाक बात है, और जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम भी तो हमसे सपोर्ट हो सकेगा, मिलकर करेंगे। पता नहीं हमारी गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है। अब इस तरह पता है कि बच्चे अगवा होते हैं, पता है सालों बाद किसी की घर औलाद पैदा हो रही है तो वो बच्चा लेके कहीं और दे देते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा माफिया है ये जो है, गदागारी जो है ये बहुत बड़ा माफिया है। तो बच्चे ये नहीं मालूम कि उसका अपना बच्चा है भी नहीं, कि किसी का अगवा किया हुआ बच्चा है। तो हमारे बच्चे इस तरह मज़ीद जो है बढ़ते चले जा रहे हैं और जो है गदागारी को और प्रमोशन मिल रही है। और हमारे ये बच्चे हैं जो ये काम करें
एजुकेशन के ऊपर। और ये इनकी एक बात मुझे कहते हैं ना, बहुत सारी जब हम लोग जजमेंट करते हैं, उन्होंने कहा कि अब बच्चों को यूनिफॉर्म मिल जाए तो वो क्लासिफिकेशन जो है ना वो तबका कि पता नहीं वो बच्ची उसके कपड़े अच्छे नहीं होंगे, दूसरा बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा, तो उससे क्या होगा, एक अंडर एस्टिमेट होने लगता है कि शायद मैं ज़्यादा नहीं हूँ। यूनिफॉर्म में पता नहीं चलता, सब इक्वल लगते। तो ये बहुत है, मैं कहूँगी अगर इनको कोई देख रहा है हमारे मॉर्निंग शो के थ्रू, आप अपना फेसबुक कुछ अनाउंस करना चाहें। हमारे औरंगी यूथ एजुकेशनल सिस्टम के नाम से पेज है हमारा, उसको आप सर्च कर सकते हैं। पहले आप हमारे काम को देखें, विजिट करें। सबसे बड़ी बात कि इतना टाइम जरूर निकालें कि एक अच्छा काउज अगर कोई माइक चंदा माइक में, हाय जज्बाती मैं भी सुनने लग गई। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो फेसबुक पेज है वो औरंगी यूथ एजुकेशनल सिस्टम के नाम से, आप उसको सर्च करें, उसका विजिट करें, पहले देखें कि हम काम क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली आप हमारे स्कूल आएँ, इन्वायरमेंट देखें, बच्चों से मिलें। फिर अगर आपको लगता है, क्योंकि देखें इस वक्त हमारे पास 60 बच्चे हैं और हमारी ये कोशिश है, और हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर पेरेंट्स हमारे स्कूल आ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे बच्चों को जो है वो अपने स्कूल में दाखिला करवाएं। लेकिन चूंकि रिसोर्सेज बहुत कम है और हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर इस तरह है कि हम बच्चों से कभी एक पाई भी नहीं लेते हैं। चले मुजम्मिल, मैं आपको ऑफर करती हूँ, आप अपने सारे बच्चों के साथ यहाँ आए, ठीक है? आपका हम नंबर भी चलवाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। एक अच्छी कॉज है, मैं अपना उसमें हिस्सा मिलाना चाह रही हूँ, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं अपना हिस्सा मिलाना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अल्लाह को मुंह दिखाना है, ठीक है ना? हर किसी को दिखाना है, लेकिन हर कोई अपना काम खुद करेगा ना। तो मेरी स्पेशली मेरे प्रोड्यूसर साहब ने आपको एक ऑफर दिए कि आप अपने बच्चों के साथ यहाँ आएँ, और मैं कहती हूँ शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, पता नहीं किसके दिल में रहम आ जाए, तो वो ज़रूर कोई पर्सन ऐसा होगा जो सारे बच्चों को यूनिफॉर्म तो कम से कम बनवा के दे देगा। मुजम्मिल, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, हम कंटिन्यू करेंगे। नजमा आपको सुन रही हैं। नजमा, अपने पाकिस्तान के टैलेंट कैसा लगा? टैलेंट, और ये लेकिन एक पॉइंट जो है ना, एजुकेशन, ये मैं खुद जब मैं पाकिस्तान में थी कि मेरी फैक्ट्री थी औरंगी, तब मैं औरंगी, क्योंकि मेरी फैक्ट्री औरंगी में थी, तो मुझे वो पता है कि वहाँ पे किस तरह, और एजुकेशन वाकई वहाँ के जो मेरे कारीगर थे जो इतने टैलेंटेड हैं, अनएजुकेटेड से बस, वो जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इतना सॉल्व करते थे, हम कहते थे लिखो मैम, लिखना नहीं आता। उस वक्त मुझे ख्याल आया था कि मेरा एक ड्रीम है फ्री स्कूल का, एंड आई विल सपोर्ट यू कि इंशाल्लाह ताला जितना भी मुझसे हो सके या जो मेरी टीम से जो हो सकेगा, क्योंकि ये ज़रूरत है हमारे मुल्क में। हम कहते हैं ना कि वोट नहीं दिया, सफाई नहीं है, ये नहीं है, इन सब की वजह सिर्फ एक है, एजुकेशन। अगर आप बाहर मुल्क में जाएँ, बाहर मुल्क में एजुकेशन फ्री है, कि वजह यही है कि जब आप एजुकेट नहीं करोगे, आप उसको कितना भी समझा दो, आपने जब ये बात अभी कही है ना कि एजुकेशन बाहर मुल्क में फ्री है, हमारे मुल्क का तो बिल्कुल हर चीज़ ही उल्टी कर दी है ना। जितना बड़ा स्कूल होगा उसको, उस बच्चे को ज़्यादा प्रोटोकॉल दी जाएगी, ऐसा ही है। इट मीन एजुकेशन को फैलाने के बजाय मुझे तो ये लग रहा है यहाँ पे ये मुहिम चल रही है कि बच्चे जो पढ़ सकते हैं वो भी ना पढ़ें, क्योंकि उस स्कूलों की इतनी हाई फीस, यानी कि हम जब थे यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस होती थी हमारे वक्त में, अब वो स्कूलों की फ़ीस है। तो मेन एजुकेशन के बगैर तो आप कहते हैं ना कि आप बच्चों को तो फिर आप वो किसी काबिल नहीं छोड़। और हम लोग, इसमें कोई शक नहीं, हम बहुत टैलेंटेड हैं, यकीन करें, चाहे हमारी यूथ हो, एम्पावरिंग वुमेन्स हो, सब बहुत टैलेंटेड हैं। और टैलेंट की बात हो रही है तो शेफ़ नुज़रत ने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त जो है रेसिपी बताइए। थोड़ा मैं चाहूँगी इस डिश के बारे में दोबारा, और ज़बरदस्त खाने में मेरा दिल करे जल्दी से खाना। हम सब रेडी हुए हैं। मीट बॉल बनाया है विद स्वीट एंड सावर सॉस, इटालियन फूड है, और इटालियन फूड तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, रेड ब्रेड सा, अच्छा कलरफुल होता है और वैसे भी पसंद आता है, और इसमें बीफ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो कभी कभी खा लेना चाहिए ना। बिल्कुल, कभी कभी ये हेल्थ के हिसाब से अच्छा है, इसमें इतना कोई मतलब ऑयल भी यूज नहीं हुआ है, ना कोई ऐसे स्पाइसेस यूज हुए हैं, तो ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। कि जैसे हमारी एम्पावरिंग वुमेन्स की बात हो रही है, आप खुद एक काम कर रही हैं फील्ड में और बाहर भी जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे लोग क्या कहेंगे, अब इतनी एक औरत एक तो काम करके दिखाए, ऊपर से इन चीज़ों को भी अपने रखे ना, फेस करेगी। बड़ी मैं इस पे एक पॉइंट ज़रूर कहूँगी, मैंने क्योंकि मैं वुमेन के एम्पावरमेंट काफ़ी मैं काम करी हूँ, कि आई एम अ गुड एम्बेसडर ऑफ वंडर वुमेन आल्सो। तो वुमेन की हम बात करते हैं, हम सिखाते हैं कि वुमेन स्ट्रॉन्ग हो, आप ये करो, आप ये करो। हम पेरेंट्स को क्यों नहीं समझाते कि आप अपने घर में ही उसको, जब हम खाना पकाना सिखा रहे हैं, ये करना सिखा रहे हैं, आप वहीं क्यों नहीं सिखा रहे स्ट्रॉन्ग होना, प्रोफेशनल होना, अब वहीं से क्यों नहीं भेजते? फिर जब वो जाती हैं शादी करके, फिर होता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अच्छा, आप अपने घर में इसको क्यों नहीं सिखाते? अच्छा जी, हमारे दरमियान एक कॉलर है मोहम्मद जोहेब खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का आवाज बंद कर दीजिए वरना बात नहीं हो पाएगी, ठीक है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जोहेब साहब, क्या पूछना है आपने?
मुझसे औरंगी यूथ के चेयरमैन से बात करनी थी। हाँ हाँ पूछें, औरंगी यूथ सुन रही है। जी सुन जी। रहा हूँ आपकी आवाज़। मैं पूछना चाह रहा था कि औरंगी में तालीम दी जा रही है, लेकिन जब भी माँ बाप और पेरेंट्स ये कर रहे हैं कि बच्चे को पीछे कर रहे हैं, ये क्या वजह है? इस पॉइंट से वो क्या कहें? जी बिल्कुल, आपने बहुत ठीक बात की है और ये बहुत दिल की बात है। हमारे यहाँ एक कल्चर रहा है। शुक्रिया जाजिब, आपने जोहिब साहब आपने कॉल की। अब हमें मुजम्मिल साहब जो हैं चेयरमैन है औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन से, अब आप आंसर दीजिए। जी, उन्होंने जो सवाल किया है वो बड़ा ज़बरदस्त किया है। हमारे यहाँ जो एक जनरेशन गैप रहा है उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। हम देखते हैं कि जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं दूसरे की क्या बात करूँ, कि हमारे अपने पेरेंट्स भी, हम ये सोशल वर्क वगैरह कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रोका जाता है। यह कहते हैं कि यार अपने फ्यूचर पे तवज्जो दो, आप क्या ये सोशल वर्क कर रहे हो, ये क्या खिदमत इंसानियत है। तो मैं एक चीज़, जो भी देखने वाले पेरेंट्स हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं और उसके बाद जब आपको अपने बेटों की ज़रूरत होती है तो आप उसको इतना सेल्फिश बना चुके होते हैं कि वो फिर कल को आपकी खिदमत करने के लिए भी जो है ना अपना फ़ायदा ढूंढ रहा होता है कि मेरे माँ बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो आप बचपन से ही अपने बच्चों को जो है ना सोशल वर्क में लगाते नहीं हैं, लोगों को, बच्चों को बताते नहीं हैं कि बेटा ये खिदमत इंसानियत क्या चीज़ है, लोगों की मदद करें, फलाह इंसानियत के लिए काम करें, अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद करें, उसका जो है वो बाजू बने। तो ये वजह है सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ। तो सारे पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को, ठीक है फ्यूचर भी बनाए, लेकिन साथ साथ जो भी आप दुनिया में इस बनाते हैं तो वो आपके साथ तो नहीं जाता ना, वो तो दुनिया में ही रह जाता है। आप तो खाली हाथ इस दुनिया से लौटते हैं। तो आपके पास जो है वो लोगों की मदद में सर्व करें, लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को बनाएं, ताकि जब आप चले जाएं तो आपका किरदार जो है वो जिंदा रहे। ज़बरदस्त बात कही है, मुझे बहुत अच्छी लगी रियली। अच्छा, कहते हैं ना कि हम अपनी माँ के पेट से थोड़ी कोई सीख के आए बच्चा, हम खुद सिखाते हैं उसे अपने कामों से। और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि तरबियत जो हमारी घर से होती है, हमने शुरू से ही हमने बच्चों को सेल्फिश, और यही हम अपनी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ज़रूरी नहीं इस वक्त जिन लोगों ने ये इम्प्लीमेंट्स किया होगा वो अभी भी जो है अपने आप को संभाल लें। जब हमने अभी से कह दिया जी उससे नहीं मिलना, ये नहीं करना, और ये ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, वो तुम्हें वो करते तुम 2 दफ़ा करो और 2 बार करो, ऐसा होता है। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे घर में जो है तरबियत की जब कमी होती है, हम सेल्फिशनेस उसके दिल में बचपन से डाल देते हैं। तो क्या होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसके दिल में वही चीज़ें, वो अपने बहन भाइयों के साथ वो रिएक्शन करेगा। आपका अच्छा मेरे भाई ने मुझसे बात नहीं की, चलो वो नहीं, इग्नोर, मैं उससे ज़्यादा करूँगा। अच्छा जी, अपने बच्चों को भी फिर वो डेवलप हो रही है आगे। तो प्लीज़ अभी जहाँ तक पहुँची उसको रोकें और अपने घर से अच्छी तरबियत करें। जाने का टाइम हो गया, मैं चाहती हूँ सबसे शॉर्टली एक छोटा छोटा मैसेज हो जाए। सबसे पहले नुज़त आप टाइम की, जी नुज़त आप बताएं, आप आगे क्या फ्यूचर प्लान है? फ्यूचर प्लान मेरा तो इसी फील्ड से रिलेटेड है और आगे बढ़ते जाना है, कुछ करते रहना है, बैठना नहीं है घर में। कम से कम बैठ के मतलब घर में अपने आप को वेस्ट नहीं करना है, ज़ाया नहीं करना है, आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करके दिखाना है, नाम कमाना है इंशाल्लाह। जी, अब मैं चाहती हूँ पहले से ले लूँ ना, टाइम में आखिर में शोर मचा देते हैं ना आप लोग। जी, ये अल्लाह का शुक्र है, मैंने जो सोचा ये कैमरा है, आप में कैमरा में देख के बात। लेकिन अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो चीज़ें मैंने की हैं वो मैं आगे पहुँचाऊँ। तो स्पेशली वुमेन को, कि मेरा मैसेज है कि वुमेन्स के लिए अगर किसी को भी कोई भी कंसल्टेशन या कुछ चाहिए कि वो उसको नहीं समझ आ रहा है कि उसको क्या करना है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, वी कैन हेल्प यू। ज़बरदस्त, ये है नजमा का मैसेज। जी सलीम भाई, आप क्या कहें? बस मेरा मैसेज भी यही है कि हमें अपनी सकाफत से मोहब्बत करनी चाहिए और पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए, उस पर नाज करना चाहिए, इस पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए। अच्छा जी मुजम्मिल साहब, आप मैसेज, लेकिन मैसेज से पहले एक कॉलर है आपके लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सरप्राइज फॉर यू मुजम्मिल। हेलो, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसे लग रहा है आपको शो हमारा? मैं शो देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, शो भी बहुत जबरदस्त चल रहा है। थैंक यू जी। क्या पूछना है आपने? मैं सैयदा से बात कर रही हूँ, मेरा ताल्लुक औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से है। माशाल्लाह, ये भी मेंबर है आपकी भाई, सब आपको देख रहे हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हैं, यूथ विंग की। माशाल्लाह, क्या पूछना है आपने, ये बताइए, कुछ कहना है आपने? हेलो, मैं सबको इनवाइट करूंगी 6 अक्टूबर के इवेंट के लिए, जो हमारा इवेंट है 10 मई के नाम से, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस इवेंट में जरूर आए। थैंक यू सो मच। आपने हमें 6 अक्टूबर को इनवाइट किया है, हम ज़रूर आपके इवेंट में आएंगे। अच्छा, मुझे वेन्यू बताएं और ताकि और नाज़रीन जो लोग ज्वाइन करना चाहें, और टाइमिंग बताइए। 6 अक्टूबर को 6 अक्टूबर 2019 बरोज़ इतवार शाम 4 से लेकर रात 10 बजे तक
बमकाम तारा पैलेस औरंगी टाउन नज़द गुलशन बिहार रोड है। आप सबसे ये इल्तमास है कि लाजमी आएँ और इस तालीमी कारवां का हिस्सा बने और ये अहद करें कि हमें पाकिस्तान के जो भी वसाइल से महरूम बच्चे हैं उन्हें तालीम के ज़रिए खुद मुख्तार बनाना है। ज़बरदस्त। आप जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी एक छोटा सा मैसेज शेयर करें। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा लोगों से कि इंसानियत की खिदमत करते रहें, क्योंकि खिदमत से खुदा मिलता है और जिसको खुदा मिल गया उसको सारा जहां मिल गया। अरे वाह भाई वाह, छोटी सी बात में बड़ा जामा इसने सोच के बैठा था मेरी बारी है कि तो मैं ये कहूँगा, लेकिन उसने बहुत प्यारी बात की। अच्छा, हम लोग सब अपनी अपनी जगह पर अपना किरदार निभा रहे हैं और मैं कहती हूँ हर इंसान को जब भी अपॉर्चुनिटी मिले वो अपना हिस्सा ज़रूर मिला है और यही उसके लिए सबसे बड़ा सदका जारिया है। डिपेंड ऑन यू, आपने सेलेक्ट करना है। आप ज़रूरी नहीं कि हम जैसे बनने, हम जैसा ना बने। आप अपने क्राइटेरिया में, अपने इलाके में, अपने घर में कहीं पर भी आप अच्छा काम करेंगे वो रब्बुल इज़्ज़त देखता है, वो जानता है। दिलों की नीयतें कहते हैं सजदों में नहीं होती हैं, आपकी नीयत आपके दिलों में होती है। आप सजदा करते हो ना, अगर दिखावे का है तो वो किसी काम का नहीं है। कुर्बानी भी इसी बेस पे आपने देखा होगा ना, जब हम लोग बकरा ईद पे जानवर बड़ा होने से नहीं होती, आप चाहे जानवर छोटा था आपकी नीयत से होती, क्योंकि ना अल्लाह पाक को गोश्त जाता है ना अल्लाह पाक को खून जाता है, ऐसा ही है कि नहीं? तो इसीलिए आप लोग एक दूसरे का छोटा छोटा भी ख्याल करेंगे ना तो वो आपके लिए। और इन्होंने एक और बात बहुत अच्छी की कि आप एक बच्चे की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, आप उसको घर में ना लेकर आए, लेकिन आप उसकी जाके स्कूल में एक बच्चे की भाई इसकी तालीम का खर्चा मैं कर लेता हूँ, तो मेरे ख्याल में बुरी बात नहीं है। और नहीं, आप जब एक हाथ से करते हो ना आपको दूसरा हाथ से मिलता है। ये भी ऐसा नहीं है कि आप किसी की मदद कर रहे हो, कहीं ना कहीं से आपको किस शक्ल में मिले वो आपको नहीं, ये 100% मिलता है क्योंकि अल्लाह से आप होगा ना, और अल्लाह से तो रिटर्न कभी ऐसा नहीं, अल्लाह ताला तो कहता है मुझसे तिजारत करके देख। हम इंसानों से करते हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है, पर हम अल्लाह से नहीं करते। लेकिन अब बेसिकली हम अल्लाह पाक खुद कहते हैं कि मेरे मुझसे तू बंदे तिजारत करके देख, मैं तुझे और अल्लाह ये कहते हैं मैं अपने गुनाह माफ़ कर दूंगा, बंदों के नहीं करूँगा। तो बंदों की जब इंसानियत, मुसलमान सबसे पहली पहचान तो यही थी इंसानियत। अगर आप इंसानियत की अब खिदमत करते हो आप मुसलमान भी नहीं हो। हम मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, इंसानियत भूल गए। अच्छा, आपने मेरी बहन वाली बात की, वो भी कनाडा में होती, कहती है जितनी आप लोग जितने मुसलमानों का जो एक मोटिव है ना हमारे ईमान का, वो सब वहाँ पर फॉलो किया जाता है। बच्चों के हकूक 100% सब इस बार हमारे जो इस्लाम में जो चीज़ें हैं, सुबह उठना, बच्चों के हकूक, पानी लोगों को पहुंचाना, यानी कि वो सारी चीज़ें वो फॉलो करें। अब हम लोगों के अभी औरंगी टाउन में पानी की इतनी किल्लत है और टैंकर के टैंकर जा रहे हैं, तो बाहर मुल्क में हर गरीब हो अमीर हो सबको पानी मिल रहा है। सिर्फ इंसान नहीं, जानवर तक की वहाँ पे कदर है। अगर वो भी रोड पे किसको चोट लगी है उसके लिए भी 2 अलर्ट हो जाते हैं। इंसान तो बहुत दूर है, वो जानवर की जब कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे हैरान क्यों यहाँ पे इंसानों की। सलीम भाई ने शायद सुना होगा वो बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, तो उस पे अरे यार हमारे पॉलिटिकल लोग क्या आप इंसान बन जाओ ना, मुसलमान आप खुद ब खुद बन जाओ। बिल्कुल ठीक है, आप इंसान बनो ना पहले। और इंसानियत बात वही कह रहे हैं, आप अपने पेरेंट अपने औलाद को खुद सिखा रहे हो। आप बाकी तो वही पेरेंट्स फिर आ जाके आपके लिए आप जैसी बचपन में करोगे रिटर्न आपको वैसे ही मिलेगा। आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। वही चीज़ आप दुनिया में अगर आप नेकी करोगे तो आपको बदले में नेकी हो सकता है, जिसके साथ नेकी करो वो बदले में ना करे लेकिन कोई और आपके अच्छा, लेकिन इंसान की एक होप्स होती है हमेशा, वो दूसरे से कहता है कि मैंने इसके लिए किया है, लेकिन कभी ऐसा भी तो करके देखे कि जैसे अभी ये ऑर्गेनाइजेशन है काम करे, कुछ ऐसे लोगों की भी हेल्प करेंगे जिससे आपको नहीं अल्लाह से उम्मीद रखें कि मेरा रब खुश होगा। और गवर्नमेंट यहाँ पे हर को शिकायत होती है गवर्नमेंट यार, आप आवाम भी यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग है, आप खुद भी कर लो, कर सकते हैं। यानी कि मैं कचरा गवर्नमेंट तो आके नहीं फेंक रहा है रोड पे, कचरे तो आप खुद ही फेंक लो, सफाई गवर्नमेंट आके करे। मैं तो कहती हूँ किसी दिन ऐसा हो कि हम लोग खुद ही एक यूनिटी बनाए और अपना काम खुद करना, और एक दिन आएगा फिर इन लोगों की जरूरत नहीं रहेगी ना। नहीं, वो खुद करेंगे, फिर उनकी ज़रूरत नहीं, वो खुद एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि जब वो देख रहे हैं आवाम को परवाह नहीं है, शायद वो भी इसलिए सो रहे हैं। जब आवाम एक्टिव होगी तो वो खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन इनको ये नहीं पता पाकिस्तानी आवाम जब अड़ जाती है किसी उस पे, तो वो फिर ऐसा सिस्टम उनका बन जाता है उस वक्त फिर हो जाता है। उस वक्त तक का वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो। सलीम भाई, आज हमने एक कोशिश की है अपने प्रोग्राम के थ्रू, हमारी मेहमान भी आई हैं कनाडा से, हमने कोशिश की हम इनको भी ज़रा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दें, अपने गेस्ट के तौर पर बुलवाया। कैसा लगा आप लोगों को मॉडरेट? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि ये देख के कि यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम्स को प्रमोट किया जा रहा है,
यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है। मेन चीज़ ये मेरी ख्वाहिश ये है कि मीडिया में पॉजिटिविटी दिखाई जाए। जो बाहर के लोग हैं, अब बिलीव करो, जो 20-25 साल से वो मीडिया देख के सोचते हैं यार पाकिस्तान में ये, तो मीडिया की आंखों से पूरी दुनिया देख रही है आपको। तो मीडिया इज इसमें वेरी ये स्ट्रॉन्ग। कोई शक नहीं है कि जैसे हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, देखिए बहुत बच्चा काम talent कर रहा है। है ना आपके सामने ही। और तो बच्चा काम कर रहा है वहाँ, और कहते हैं ना ज़कात खैरात जो एक फंडिंग होती है उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है। वो पैसे वहाँ चले जाते क्योंकि इन लोगों को मीडिया में नहीं लाया जा रहा ना। जो ज़रूरतमंद है उनको ला के नहीं दिखाया जा रहा कि इनको आप मदद करो। अब आपके थ्रू ये दुनिया में देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उनको बिठाया जा रहा है जो ऑलरेडी वेल ऑफ हैं। तो इन जैसों की मदद की ज़रूरत है हमें। हमारी न्यू जनरेशन आप एजुकेट कर दो, खुद ब खुद ही सब सही हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही। और हम माशाल्लाह हम लोगों ने अपने मॉर्निंग शो में डिफरेंट डेज में आ रहे हैं यूथ ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि कल भी एक ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। तो डे बाय डे तमाम हम लोग कोशिश करें। फिर एक फुटबॉल की टीम लेडीज़ की आई थी, बच्चियों की, सब 15-16 साल की, लेकिन ज़बरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में देखूं जितनी यहाँ आके आपको नज़र आता है कि डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। सपोर्ट से वो जरा सा वो हो रहे हैं, लेकिन एफर्ट नहीं छोड़ रहे हैं। अब इसने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा तो मैं काम करूंगा, डजंट मैटर। इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने कहा काम तो ये इन्होंने स्टार्ट ले लिया। इनको करना ही, आप सपोर्ट करेंगे, अभी 60 या 100 हो जाएंगे, फिर 1000 हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारा जो स्कूल है हमने एक कमरे से स्टार्ट करा था और अब हमारा स्कूल 4 कमरों पे हो गया। और हमारी मज़ीद ख्वाहिश है, एक दिन हम लोग मुज़म्मिल हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग बोला मुज़म्मिल भाई इंशाल्लाह ताला हम अपना ये स्कूल 4 कमरे से 400 कमरों पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ हम जो है ना फ़हीम चांद की इसी बात से हम अख्तिताम करें कि एक कमरे से तो हमने शुरू किया था, लेकिन इंशाल्लाह इससे बड़ा सब कुछ होगा। और यही हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और थैंक यू सो मच सलीम भाई, आपका, मुज़म्मिल और फ़हीम और नुज़रत एंड नजमा, थैंक यू सो मच। हम इसी जज्बे और इसी उमंग के साथ कल फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।